हेलो एवरीवन, अगर आप एम्स नोट सेट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एम्स नोट सेट 11 के लिए एक एमसीक्यू सीरीज मेडविजन एकेडमी की तरफ से ये चालू करी है। आप सभी का मेडविजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ में आज अपन ने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो नोट सेट एम्स या आप कह सकते हो जो नोट सेट 11 आ रहा है 12 सितंबर को, जो जिसका प्री एग्ज़ाम होने वाला, उससे रिलेटेड हमने 100 टॉपिक तैयार कर रहे हैं, जिनकी क्लासें आपको 100 क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। अभी 4 से 5 क्लासें हमने अपलोड कर दी है। डेली एक क्लास, मिनिमम 1 से 2 क्लास डेली अपलोड हो रही है। अगर आपका सपना एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्ट्रोक, एक टॉपिक है स्ट्रोक, जिसको अपन सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या सीवीए भी कह सकते हो, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना के साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू है, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन नोट सेट एम से रिलेटेड हमने तैयार करे हैं 15 से 20 क्वेश्चन, वो आपको आज इससे में अच्छे से डिस्कस कराए जाएंगे, ताकि ये टॉपिक आपके अगर नोट सेट एम्स में आता है तो इससे आपका एक भी सवाल गलत होने के चांसेस नहीं रहे। हमारा मेन टारगेट यही है। तो इसलिए बने रहिए हमारी क्लास में। आप सबके लिए और आप सबके सपोर्ट से ही मेडिसिन एकेडमी आज फेसबुक चैनल पे हम 11,000 प्लस फॉलोवर हमारे हो गए हैं। साथ में आप सपोर्ट करते रहिए। जैसा कि आपको जो सीट दिखाई दे रही है, उसमें अपना जो टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक क्या रहने वाला है भाई? स्ट्रोक रहने वाला है। स्ट्रोक का मतलब क्या है? सीवीए भी बोलते हैं स्ट्रोक को, और उसको अपन क्या बोल सकते हो, जैसे हार्ट अटैक है वैसे ही इसमें ब्रेन अटैक हो गया। क्या है? इसको अपन क्या बोल सकते हो? ब्रेन अटैक। टीवी है कि क्या होता है अपन आगे जाके देखेंगे। पूरे इस वीडियो में बने रहिए। साथ साथ में क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। अगर आप मेडविजन एकेडमी से जुड़ना चाह रहे हो तो हमारे सभी 7 प्लेटफॉर्म की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उस आप लिंक से डायरेक्ट जुड़ सकते हो। क्लियर? आज का ये टॉपिक अपना रहने वाला है स्ट्रोक या सीवीए। क्लियर? सीवीए या स्ट्रोक अपन कह सकते हो। स्ट्रोक, स्ट्रोक या उसका दूसरा नाम क्या है? सीवीए। यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है। स्ट्रोक वो क्या है, उसको क्या कहते हैं? सीवीए कहते हैं, या सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट भी बोल सकते हो। सेरिब्रल का मतलब होता है ब्रेन को जो सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है, उसमें क्या आ जाता है? डैमेज हो जाती है। वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, या कह सकते हो उसमें क्या हो गई, वो रप्चर हो गई। क्या हो गई? और रप्चर होने की वजह से वहाँ क्या हो जाती है? इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। ये सुना आपने? ब्रेन हेमरेज। ये इसी का एक पार्ट है। सीवीए का एक पार्ट क्या है, जिसको अपन बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? हेमरेजिक स्ट्रोक। और उसका जो दूसरा पार्ट है उसको अपन बोलेंगे इस्चेमिक स्ट्रोक। आगे जाके अपन इसके टाइप में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अपना जो पॉइंट है वो क्या है? स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक का मतलब क्या है? सीवीए, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। अब होता क्या है कि ब्रेन को जैसे सप्लाई करती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। जैसे ये ब्रेन को एक आर्टरी सप्लाई कर रही है, उसमें क्या आ गया भाई? कहीं क्लोट आ गया। क्या आ गया? क्या कह सकते हो उसमें क्या हो सकता है? कहीं आर्टरीज थी वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से फट गई, जिसकी वजह से यहाँ क्या हो गया? डैमेज हो गई। इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। तो ये क्या कहलाएगी? एक दूसरी भाषा में इसको अपन क्या कह सकते हैं भाई? यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक में क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी वो क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो अपन उसको हार्ट अटैक बोलेंगे। अगर सेरिब्रल आर्टरी क्या है? सेरिब्रल आर्टरी जो है उसमें क्या हो जाना? डैमेज हो जाना, क्लोट हो जाना, या कह सकते हो उसका ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक हो गई कोई कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या कहलाएगा भाई? स्ट्रोक कहलाएगा। क्लियर? इसी से जाके क्या बनता है आगे? लिखुआ जैसे पैरालिसिस वगैरह के सिम्टम आ जाते हैं। अब देखो क्या होता है, स्ट्रोक है क्या? स्ट्रोक का मतलब क्या है? इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। मतलब जो ब्रेन है, उस ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई अपन कैरोटिड आर्टरी वगैरह आपने पढ़ी हुई है,
कैरोटिड आर्टरी या जिससे आगे जाके वो अलग-अलग ब्रांचें बनती है। तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है थोड़े टाइम के लिए या लंबे समय तक क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अगर वो क्या हो गई, रुक गई या फिर ब्लड सप्लाई में ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है, जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशन क्या कहलाती है, स्ट्रोक कहलाती है। आगे जाके इसका टाइप अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अपने समझ में आ गया। ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई दे रही है, उस ब्लड सप्लाई में क्या आ गई, थोड़े टाइम के लिए इंटरप्शन आ गया, एकदम से अचानक, जिसको अपन बोलेंगे एक्यूट। क्या बोलेंगे भाई? एक्यूट। अब क्या होता है, कॉजिंग ब्रेन सेल टू डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये सेम प्रोसीजर जो अपन एमआई में पढ़ते हैं, वही सिस्टम। देखो क्या होता है, अगर मान लो किसी भी जगह ब्लड की सप्लाई रुक गई, ब्लड की सप्लाई ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट, मान लो यहाँ कोई ब्लॉकेज आया, उस ब्लॉक की वजह से क्या होगा, यहाँ का जो एरिया है वो क्या नहीं होगा, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। इस कंडीशन में वहाँ पे क्या होगी, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, और हाइपोक्सिया होने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे सेल डेथ होने लग जाएगी, जिसको अपन नेक्रोसिस बोल सकते हैं, या वहाँ की सेल क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है उनकी। उस कंडीशन को अपन बोलेंगे सीवीए, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। और ये क्या है, एक प्रकार की यहाँ पे आता है कि सीवीए के लिए यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है। सीवीए क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी है? मेडिकल इमरजेंसी। मतलब तुरंत उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी का मतलब है कि ऐसी बीमारी जिसका इलाज क्या करना चाहिए, तुरंत सडन, उसको हाथों हाथ जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल के लिए रेफ़र करना है, या आप कह सकते हो उसका ट्रीटमेंट चालू करना है। जैसे हार्ट अटैक में क्या आया था, वो भी एक मेडिकल इमरजेंसी थी, एमआई। उसमें भी हाथों हाथ उसको एसटी का इंजेक्शन लग जाता है, तो उसको क्या हो जाता है, क्लॉट है वो आगे निकल जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई वापस चालू हो जाती है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ब्रेन अटैक है क्या? स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, सीवीए, तीनों एक ही चीज़ है। आसान सी भाषा में अपन कह सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया के ब्रेन में जो आर्टरी है, उस जो ब्लड सप्लाई करने वाली सेरिब्रल आर्टरी जिसको बोलते हैं, वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई या रप्चर हो गई, या किसी वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई क्या हो गई, इंटर इंटरप्शन हो गया, वहाँ पे रुकावट आ गई, कोई चीज़ की क्या आ गई, वहाँ पे क्या आ गई भाई, रुकावट आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया? इस कंडीशन की वजह से ब्रेन क्या नहीं कर पाता, पर्टिकुलर वर्क नहीं कर पाता है, या कह सकते हो ब्रेन का जो अदर चीज़ें फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन वहाँ नहीं हो पाते। क्लियर? यहाँ तक कोई समझ में कोई चीज़ नहीं आई तो बताओ फटाक से कमेंट। देन टीवीए का समझ में आ गया सब? अब आता है अपने पास टाइप, टाइप ऑफ स्ट्रोक। देखो अपना जो यहाँ से सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू बनने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि हर साल जो एम्स नोट सेट का पेपर होता है, उसमें मोस्ट ऑफ 1 से 2 क्वेश्चन तो किससे रिलेटेड होते हैं, फिर सीवीए से होते ही होते हैं। इसलिए ये टॉपिक आपको बिल्कुल एक अच्छी तरह से रट लेना है, और अच्छे से अपन डिस्कस करवा रहे हैं, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है हम पूरे अच्छे से, कि थ्योरी आज आपको क्लियर हो जाएगी मोस्ट ऑफ। अब देखो टाइप ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक के क्या क्या कौन कौन से प्रकार है, टाइप का मतलब प्रकार। पहला होता है इस्चेमिक, दूसरा होता है हेमरेजिक, तीसरा होता है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। देखो 3 प्रकार से अपन ये, और इसी में से एमसीक्यू, मोस्ट ऑफ एमसीक्यू किससे आता है, ट्रांजिएंट से आता है या फिर इस्चेमिक से आता है। तो ये जो तीनों टाइप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से यूँ मान के चलो कि एमसीक्यू आएगा ही आएगा, और आप एम्स के अलावा भी कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो भाई, इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है कि टोटल जो 100% स्ट्रोक होते हैं, उसमें से 15% स्ट्रोक या 85% आप कह सकते हो, वो किसका है, तो इस्चेमिक स्ट्रोक है। तो यहाँ से एक एमसीक्यू बन गया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक कौन सा होता है, तो वो कहलाएंगे भाई इस्चेमिक स्ट्रोक। क्लियर? क्योंकि 85% लोगों में क्या पाया जाता है, स्ट्रोक में इस्चेमिक स्ट्रोक पाया जाता है। अब ये क्या कहलाता है, देखो होता क्या है, ब्लॉकेज ऑफ ए सेरिब्रल आर्टरी बाई क्लोट और एम्बुलाई। देखो जैसे मान लो ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, इसकी ब्रेन की जो आर्टरी है, ये आर्टरी ब्रेन को ब्लड की सप्लाई करते हैं, जिसको अपन अपन क्या बोलेंगे अभी, सेरिब्रल आर्टरी। क्या बोलेंगे? सेरिब्रल आर्टरी। अब इस आर्टरी में क्या हो गया, कोई भी क्लोट आके कहीं से, जैसे कोई भी फैट एम्बुलाई आ गया, कोई भी फॉरेन बॉडी, या आप कह सकते हो एयर आ गई, या कोई भी प्रकार का जो एयर है, वो क्लोट है, वो ट्रेवल करके आता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेवल करके अगर कोई क्लोट एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एम्बुलस कहलाता है। क्या कहलाता है, उसको क्या बोलेंगे, एम्बुलस। इसका नाम एम्बुलस का मतलब ही क्या है, एम्बुलस पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। तो ये क्लोट ही क्या कर रहा है, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करता है, तो एम्बुलेंस
और अगर वो क्लॉट ट्रेवल नहीं करता हो तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बस। यहाँ से भी एमसीक्यू आप याद कर लो। थ्रोम्बस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स हैं, उस ब्लड वेसल्स में क्लॉट यहीं जमा रहता है, आगे नहीं जाता एक जगह से दूसरी जगह। तो वो क्या है? थ्रोम्बस। अगर वही क्लॉट एक जगह से दूसरी जगह एयर मतलब बिल्कुल फ्री एयर में घूमता रहता है आगे से जाके, जैसे फेफड़ों से लंग्स में आ गया, या लंग फेफड़ों जैसे लंग्स या फेफड़ों से कहाँ चला जाता है? हार्ट में चला जाता है, या हार्ट से कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे एम्बुलस। क्या बोलेंगे? एम्बुलस। तो जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है वो मोस्ट ऑफ किसकी वजह से होता है? एम्बुलस में। जैसे मान लो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये इसको बोलेंगे अपन इस्चीम है। क्या बोलेंगे भई? जैसे एमआई में भी इस्चीम में बोल रहे थे। हुआ क्या था कि यहाँ की जो ब्लड सप्लाई थी, या जो ब्लड सेरेब्रल आर्टरी उसमें क्या है, वो क्लॉट आके रुक गया, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो आगे हुआ ही नहीं। और ब्लड का फ्लो आगे नहीं हुआ तो ये पर्टिकुलर जो टिश्यू है, ब्रेन टिश्यू, जिसको अपन सेरेब्रल टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेरेब्रल टिश्यू। उसमें क्या हो गया वहाँ पे? टिल डेथ हुई, टिश्यू में हाइपोक्सिया हुआ, और वहाँ पे क्या हो गई भई? पर्टिकुलर एरिया डैमेज हो गया, जिसकी वजह से ब्रेन फंक्शन कुछ टाइम के लिए रुक गए। क्लियर? इस्चेमिक स्ट्रोक आपको ईज़िली समझ में आ गया, और आपको क्लॉट वो एम्बुलेंस में और थ्रोम्बस में समझ में आ गया, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप 100% रट लो इसको, इस्चेमिक स्ट्रोक। अब आता है भई इस्चेमिक स्ट्रोक, आपको ये पूछा जाएगा कॉज़ या कॉजेज़ का सवाल आता है, कि भई जो इस्चेमिक स्ट्रोक है वो किसकी वजह से होता है भई? वो किसकी वजह से होता है? क्लॉट से हो सकता है, या कोई एम्बुला है, या किसकी वजह से होता है? कोई एम्बुल है, कोई बाहर से कोई बॉडी के अन्य अदर अदर पार्ट से लेके कोई क्लॉट कहाँ पहुँच गया? ब्रेन में पहुँच गया। ये तो हुआ इस्चेमिक। और हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है भई? ये जो ब्लड वेसल्स होती है, वो ब्लड वेसल्स क्या कर जाते हैं? देखो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दे रखा है, वो क्या है? हेमोरेजिक स्ट्रोक है। कौन-सा स्ट्रोक है? हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसको अपन बोलते हैं ब्लीडिंग, जिसको अपन बोलेंगे ब्लीडिंग, या बोल सकते हो ब्रेन हेमरेज। नाम सुना आपने? बहुत बोलते हैं कि दिमाग की नस फट गई, जिसको अपन क्या बोलेंगे? ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? मोस्ट कॉमन यहाँ से एक सवाल आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक, तो आपको याद रखना हाइपरटेंशन। अगर किसी की ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कैरोटिड आर्टरी से ब्लड प्रेशर क्या है? सेरिब्रल आर्टरी में, और उस लाइट लेफ्ट और राइट साइड की सेरिब्रल ब्लड सप्लाई है, उसमें क्या हो गया? बीपी ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? जो आर्टरी की जो वाल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, रप्चर हो जाती है। जैसे इस डायग्राम में आपको देख रखा है, ये क्या हो गई? रप्चर हो गई। और वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे क्या हो गया भाई? ब्रेन के, जैसे मान लो यहाँ रप्चर हुई, तो यहाँ क्या हो गया? ब्लीडिंग हो गया। क्लियर? ये हो गया अपने को हेमरेजिक स्ट्रोक। अब आता है तीसरा जो टाइप है, इसमें भी से सवाल आता है। देखो ये जो इस्केमिक स्ट्रोक है, देखो इस्केमिक स्ट्रोक है ना, वो क्या होता है? एक पर्टिकुलर ब्लॉकेज हो जाता है, और वो ब्लॉकेज अगर थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? रिज़ॉल्व हो जाता है। जैसे मान लो ये टीआईए को अपन समझते हैं। देखो मान लो यहाँ पे कोई क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, और वो क्लॉट फॉर्मेशन थोड़ी देर बाद में क्या हुआ? ऑटोमेटिक वहाँ से निकल गया और आगे ट्रेवल कर गया। उसको अपन बोलेंगे ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। मतलब इस्कीमिया अटैक का ही पार्ट है, जिसको अपन टीआईए बोलते हैं। या आप कह सकते हो इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ इज़िली आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर यहाँ तक एकदम अच्छा हो गया। इसमें कोई आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ तक कुछ भी डाउट लगे तो मैं अभी आप चाहो तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो इंस्टाग्राम की आईडी आपको ऊपर दिख रही है, मेडविज़न अकेडमी, अभी तुरंत जाके आप फॉलो कर लो। डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मैसेज करके। कोई भी आपको डाउट लगे, कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है? और हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सब पे हमारा अकाउंट पहले से ऑलरेडी है, और अभी हमारे पास लगभग 11,000 प्लस, 11,000 से भी ज़्यादा हमारे पास क्या है? टीम है अभी एट प्रेजेंट। स्टूडेंट 11,000 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट आपको? देखो, ये तीनों टाइप आपको क्लियर करना ज़रूरी है। अगर तीनों टाइप आपने क्लियर कर लिए तो आपका यूँ मान के चलो कि इसमें से एमसीक्यू जो बनेगा वो आप आराम से क्लियर कर लोगे। ये जो एमसीक्यू इसमें से बनने वाला है, वो एमसीक्यू क्या है? आप आराम से क्लियर कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट अपन टाइप अपने क्लियर हो गए। नेक्स्ट अपना जो आता है, वो है रिस्क फैक्टर। मतलब रिस्क फैक्टर कौन-कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसको स्ट्रोक होने के चांसेज़ है। यहाँ पे एक सवाल ये आता है, ऐसे कौन-कौन से रिस्क फैक्टर है? क्या ऐसे कौन-कौन से रिस्क, मतलब जिसमें रिस्क है, संभावना है, क्या हो सकती है? ज़रूरी नहीं है कि वो करेंगे, संभावना है, या कह सकते हो खतरा है, डेंजर है।
इनकी वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। सबसे मोस्ट कॉमन मैंने बताया था, यहाँ से एक एमसीक्यू इसको रट लो। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक अगर पूछे आपको तो हमेशा आँख बंद करके हाइपरटेंशन करना है। क्लियर? नेक्स्ट आता है डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर मान लो किसी को क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया कह सकते हो। डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब है कि जो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है, वो क्या है, ज़्यादा है। या मोर नॉर्मली 140 से ज़्यादा ही अपन डायबिटीज़ में काउंट करेंगे उसको। आरबीएस जो रहा, आरबीएस है। और अब यहाँ से एक एमसीक्यू ये और बनता है कि जो फास्ट एफबीएस होता है वो कितना होता है, 70 से 110 के बीच में होता है। क्लियर? अगर मान लो कोई पेशेंट था, उसका क्या है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो शुगर बढ़ने से क्या होगा भाई, शुगर बढ़ने से क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोरोना, ये जो इसकी सेरिब्रल आर्टरी बिल्कुल पतली पतली आर्टरी होती है, यहीं से ब्रांचें निकलती है छोटी छोटी। तो मान लो अगर किसी भी पेशेंट का क्या है, उसका ब्लड शुगर क्या है, ब्लड में शुगर क्या है, ज़्यादा है, ब्लड में शुगर ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, ब्लड को अपने को गाढ़ा कर देता है। ब्लड जो अपना नॉर्मल ब्लड होता है, वो क्या हो जाता है, शुगर की वजह से गाढ़ा हो जाता है। तो गाढ़ा होने के साथ साथ में क्या होता है, शुगर वाले पेशेंट को क्या रहता है, पोलीयूरिया हो रहता है। पोलीयूरिया नाम सुना? तब बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है और बहुत ज़्यादा उसको थर्स्ट मतलब प्यास लगती है, तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। और खून पहले से ही खून में क्या मिला हुआ, शुगर मिला हुआ। तो जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बदल जाती है। विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी का मतलब तरलता, तरलता कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गई, ये जो ब्लड है वो क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। ब्लड गाढ़ा हो गया तो क्या बनने का चांस रहता है, क्लोट बनने का चांस रहता है। और वो क्लोट जाके छोटी छोटी आर्टरी ब्रेन की होती है, वहाँ जाके फंस जाता है। क्लियर? ये अपना पहला हो गया, ये हो गया डायबिटीज। स्मोकिंग, देखो स्मोकिंग से भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे निकोटीन होता है स्मोकिंग में। निकोटीन क्या करता है, अपना ब्लड को गाढ़ा करता है। और ये एक जहरीला केमिकल पदार्थ है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एमआई और टीवी है, दोनों होने के चांसेस रहते हैं स्मोकिंग। नेक्स्ट आता है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। लिपिडीमिया का मतलब होता है फैट, में ज़्यादा है फैट, ब्लड में फैट ज़्यादा है। या कह सकते हो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, लिपिड का मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, 200 से ज़्यादा है, तो हाई रिस्क में। या जिसे कह सकते हो एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, टीजीआई, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अगर बढ़ी हुई रहती है, तो उस कंडीशन में भी उसको बोलेंगे अपन हाइपर लिपिडीमिया, या कह सकते हो लिपिड प्रोफाइल। एक एक टेस्ट होता है, वो आपको करवाना ज़रूरी है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट वो हर आदमी को 6-7 महीने में एक बार करवा लेना चाहिए, जिससे अपने को क्या है, हार्ट अटैक के रिस्क का पता लगाया जा सकता है। किसी को हार्ट अटैक आने के चांसेस कब ज़्यादा रहते हैं कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, या कह सकते हो अपनी नॉर्मल सी भाषा में खून में क्या है, खून में चर्बी ज़्यादा आ गई। बॉडी में ज़्यादा चर्बी है तो खून में भी वो चर्बी जाके इकट्ठी हो जाती है। जो चर्बी होती है, उस चर्बी को अपन क्या कहते हैं, एलडीएल नाम सुना? बैड कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में जमा होता है, तो ये क्या करता है कि जो वेसल्स होती है, उन वेसल्स की दीवारों पे जाके कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है, तो वहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिससे इस्चेमिक ब्रेन अटैक हो सकता है या इस्चेमिक स्ट्रोक हो जाता है। क्लियर? ये डाउट क्लियर यहाँ से। अब एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, कि जो हार्ट रेट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लगभग 300-400। उस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट पूरी तरह से पंप नहीं कर पाता, ठीक है? हार्ट पूरी तरह से पंप नहीं कर पाएगा, तो पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड की सप्लाई क्या है, ब्रेन को पहुँचेगी क्या? कैरोटिड आर्टरी के तो ब्रेन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो जाके उसको पर्टिकुलर एरिया में इश्ची में हो जाएगा। क्लियर? ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। नेक्स्ट ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब उसमें भी फैट ज़्यादा रहती है बॉडी में, तो मोटापा, या कोई अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो उसको भी रिस्क है। अगर मान लो कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है, तो उसको साल में एक बार कम से कम पर पर ईयर ये सारी जाँचें, आप कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सारे ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या है, हाई रिस्क में है। क्या है? हाई रिस्क में मतलब उसको बहुत खतरा है भाई। नेक्स्ट आता है लास्ट जो एक इसका रिस्क फैक्टर है, वो फैमिली हिस्ट्री। मतलब मान लो किसी को फैमिली में पहले कोई ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो हो सकता है, चांसेज है कि उसके अगली पीढ़ी में होने के चांसेज हो। अगर ये कहा अपने को हिस्ट्री कलेक्शन, फैमिली हिस्ट्री की, तो अपन सेल्फ ले सकते हैं ना घर से पूछ के, कि पहले ऐसी कोई डेथ हुई किसी की, तो ये चीज़ें अपन पता लगा के अपने को हाई रिस्क में अपन हैं, तो अपन प्रॉपर जाँच करवा के पता लगा लेंगे कि हाँ भई अपने कुछ चीज़ तो प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी में। देखो अब आता है नेक्स्ट जो अपन मोस्ट कॉमन, अपन आप बोलोगे भाई मोस्ट मोस्ट कॉमन, मोस्ट से ही मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन आता है हमेशा,
वो यहीं से आता है सीयूईए में। एम्स हो, चाहे नॉर्थ-सेट एम्स हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, चाहे स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम हो, चाहे सीएचओ का एग्ज़ाम हो, कितने भी एग्ज़ाम हो, उन सब में ये सवाल तो 100% आपको पूछा गया ही है। आज तक के जितने भी पीवाईक्यू उठा के देखो, उसमें ये क्वेश्चन आपको फास्ट की फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पहला जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और इसी से अपन पता लगाएँगे स्ट्रोक के सिम्पटम क्या-क्या है। आपके घर में या आपके पड़ोस में या ये जो आप नर्सिंग ऑफ़िसर कहीं काम कर रहे हो या आप कह सकते हो कि कहीं क्लिनिक सेटअप पे अभी हो और आपको ये सिम्पटम दिखे तो आपको 100% क्या डायग्नोज़ करना है, सीवीए हो गया अभी इसको और स्ट्रोक है या आप एज इन मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट और अपने घर में आस-पास में, पड़ोस में कहीं आपको क्या दिख जाए, ये सिम्पटम दिख जाए फ़ास्ट के सिम्पटम, तो आपको हाथों-हाथ फ़ास्ट काम करना है। क्या काम करना है फ़ास्ट? एम्बुलेंस को बुलाना। उसको फ़ास्ट का मतलब है कि जितना फ़ास्ट हो सके उसको क्या बुलाओ, इमरजेंसी कॉल करो, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, 108 को जितना जल्दी है बुला लो। अब देखो फ़ास्ट होता है क्या? फ़ास्ट को अपन 4 भागों में बाँटा एफ का मतलब अलग है, ए का अलग है, एस और टी। एफ का मतलब होता है उसका जो फेस होता है वो देखो ये वाला। यहाँ मैंने अच्छे से आपके लिए एक इमेज तैयार करा है। स्ट्रोक क्या आप रिकॉग्नाइज़ कैसे करोगे? एज ए आप नर्सिंग ऑफ़िसर, ये पेशेंट आपके पास पहले से एडमिट और आपको ऐसे सिम्पटम दिख जाए, हाइपरटेंशन का मान लो पेशेंट हो या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो रास्ते में आपको मेट्रो में या कहीं बस में आपको ऐसे सिम्पटम दिख जाए तो आपको एज ए नर्स, एज ए नर्सिंग ऑफ़िसर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करनी है? वो आपको अभी इस चीज़ में देख के अपना अच्छे से क्लियर करवा देंगे। फेस ड्रॉपिंग, पहला जो इम्पोर्टेंट है वो क्या होता है, फेस क्या करता है, एक साइड में कहीं से क्या हो सकता है ड्रॉप हो जाता है। जैसे मान लो इसका यहाँ आधा फेस देखना, ये वाला फेस ड्रॉपिंग है कि नहीं है? ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? इसकी जो यहाँ की जो होंठ या यहाँ का जो चेहरा है वो ड्रॉप हो गया, यहाँ के आईलिड वगैरह ड्रॉप हो गए। तो फर्स्ट साइन क्या है? एक साइड, वन साइड होता है। हमेशा किस साइड में होगा? वन साइड फेस ड्रॉपिंग। मान लो क्या होता है, देखो ये इस वजह से होता है, राइट और लेफ्ट जो सेरिब्रल आर्टरी होती है, अगर मान लो राइट साइड की सेरिब्रल आर्टरी, राइट कॉमन जो या कि राइट मिडल सेरिब्रल आर्टरी, अगर मान लो यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ तो बॉडी का लेफ्ट साइड का होता है ना वो एरिया अफेक्ट होगा, ये याद रखना है। अगर ब्रेन में राइट साइड में कुछ इस में आया, हेमरेज हुआ तो उसका लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालाइज होगी या इसमें ये अब दो ड्रॉपिंग दिखेगा और लेफ्ट साइड में कहीं ब्लॉकेज हुआ तो राइट साइड में दिखेगा। ये यहाँ से एक एमसीक्यू और हो गया भाई। आगे जाके आपको एमसीक्यू ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्म वीकनेस। आर्म वीकनेस का क्या होता है कि जब पेशेंट ऐसा आपको लगता है उसकी ड्रॉपिंग हो रही है चेहरे की, ऐसा लग रहा है, फर्स्ट साइन क्या है? फर्स्ट साइन हमेशा याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू बनता है। फास्ट में फर्स्ट साइन क्या है? फेस ड्रॉपिंग। और फास्ट का फुल फॉर्म में एफ सबसे पहला है। एफ का मतलब फर्स्ट, फर्स्ट मतलब फेस, फेस क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से याद करना। अब जैसे ये सिम्टम आपको दिख जाए और तो उसको क्या करना, दोनों हाथ अपन को इसको ऊपर करवाना, दोनों हाथ जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना अच्छे से, कि जो उसके आर्म है वो ऊपर करवाएँगे तो वो क्या कर पाता है, उन दो ज़्यादा देर या कह सकते हो कुछ एक टाइम से ही वो उसके हाथ अपने आप नीचे की तरफ वापिस आएँगे। मतलब वो हाथ को क्या नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? देखो, जैसे ही अपन नॉर्मल आदमी को बोलेंगे भई तू हाथ ऐसे ऊपर रख, तो अपन काफ़ी देर तक रख सकते हैं और सीए वाला आदमी क्या नहीं कर पाता, कंट्रोल, नो कंट्रोल। मतलब क्या करता है, आस्क द पर्सन टू राइज़ द, बहुत आर्म उठाएगा तो वन आर्म डिफीट ड्रोवन। जैसे ही मान लो अपने को हो सकता है राइट साइड में, तो उसी साइड का वो जो आर्म होता है, जो उसका हाथ होता है वो नीचे की तरफ चल जाएगा। तो ये सेकंड हो गया, वो है आर्म, वो क्या हो गया उसका, आर्म वीकनेस। पहला क्या हुआ था, फास्ट फेस ड्रॉपिंग, दूसरा आर्म, तीसरा है स्पीच डिफ़िकल्टी। अब क्या करेंगे, स्पीच डिफ़िकल्टी में तीसरा जो सिम्पटम है वो है कि उसको अपन कुछ ना कुछ वर्ड बोलेंगे, तो उसको वापस रिपीट करने का बोलेंगे। जैसे ही उस आदमी को अपन कोई ना कोई, जैसे आपका नाम क्या है ऐसा बोलो, तो अपन कुछ भी ऐसा कोई एक वाक्य है या एक सेंटेंस उसको बोलेंगे, उसको बोले भाई तू उसको क्या कर, रिपीट कर। तो जब वो रिपीट करेगा तो वो हड़बड़ा बड़बड़ा ऐसी आवाज़ आएगी, एकदम से क्लियर वॉइस नहीं आएगी। कह सकते हो सलर्ड या कन्फ्यूज़ या डिफ़िकल्ट होगा वो लाइन बोलने में, तो वो क्या हो गया भई, ये तीनों साइन सिम्पटम मिल गए, मतलब उसको क्या हो गया, 3 है, सीवीए हो गया उसको। अब अपना जो फर्स्ट नर्सिंग ऑफ़िसर, एज ए नर्स, एज ए ह्यूमन, आपको फर्स्ट क्या करना है, अगर कोई बिना नर्सिंग वाले भी ये टॉपिक देख रहे हैं तो आपके लिए ये भी एक चीज़ ज़रूरी है, अपने घर वालों के लिए या आपके परिवार, रिश्तेदार, मोहल्ले में या आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आपको अगर ऐसी चीज़ें दिखे तो आपको फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो क्या करना है, टाइम, टाइम का मतलब अब समय आ गया है, क्या इमरजेंसी कॉल, इमरजेंसी। टीम का मतलब होता है टाइम टू, टी से होता है टाइम टू कॉल इमरजेंसी। हाथों हाथ एम्बुलेंस को कॉल करो, 108 लगाओ या आप नियर पे 100 डायल कर दो या 112 जो भी आपके एरिया में चल रहा है, वो आपको डायल करके तुरंत उस आदमी को कहाँ पहुँचाना है, उस एरिया में उस आदमी को कहाँ पहुँचाना है, भई हॉस्पिटल में पहुँचाना है, ताकि उसकी ज़िंदगी सेव हो सके और जो ये सिम्पटम आए वो क्योर हो सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा?
नेक्स्ट अपना पास आता है डायग्नोसिस, मतलब कैसे पता लगाओगे उसको सीवियर है कि नहीं है? कोई भी बीमारी का पता लगाने से पहले उसका क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं भई, जाँच करते हैं। मन से नहीं कह सकते उसको सीवियर। तो जाँच करने के लिए जो मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन यहाँ से सवाल आता है, मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस एमसीडी, वो यहाँ से एक सवाल भी रट लो। क्या है मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस? उसकी सीटी स्कैन करवाएँगे ब्रेन की। ब्रेन की सीटी स्कैन, जैसे ही अस्पताल में उसको भेजा तो वहाँ से तुरंत उसको सीटी स्कैन करवाएँ। क्या आपको जैसे मान लो किसी पेशेंट को ऐसी डायग्नोज़ हुई और वो उसका थोड़ी देर बाद सही भी हो गया, आपको सर दर्द वगैरह ऐसी चीज़ें, तो भी अपन डायग्नोज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट इससे हेवी अगर मान लो यहाँ से क्लियर नहीं होता तो एमआरआई उससे हेवी हो गई। अब क्या होता है नेक्स्ट, सीटी एंजियोग्राफी, जितने भी जो एंजियोग्राफी, जो सीटी स्कैन तो पूरा ब्रेन की सीटी स्कैन होगी। एंजियोग्राफी क्या करती है? एंजियोग्राफी ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स को विजुअलाइज़ करने या व्यू देखने के लिए, या वहाँ पे कोई क्लॉट तो नहीं है ब्लड वेसल्स में, वहाँ पे कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन तो नहीं है, वो चीज़ देखने के लिए क्या करते हैं अपन? सीटी एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी का मतलब, एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल, ग्राफी मतलब देखना। नेक्स्ट है ब्लड ग्लूकोज़, उसकी क्या करेंगे अपन? शुगर, ब्लड शुगर लेवल आप उसको चेक करेंगे, बस उसका ब्लड ग्लूकोज़ चेक करेंगे। ब्लड ग्लूकोज़ ज़्यादा है, तो उसको डायग्नोसिस में अपन करेंगे भई सीवियर है, उसको हो सकता है। नेक्स्ट है ईसीजी। ईसीजी में क्या होगा कि कुछ, जैसे मान लो नॉर्मली ईसीजी अगर कब करते हैं? कि अगर वो एमआई सस्पेक्टेड है, क्या है, कोई पेशेंट आया उसको क्या है, एमआई सस्पेक्टेड होगा, उस कंडीशन में अपन ईसीजी भी अपन करेंगे, अगर मान लो आदमी क्या कर रहा है, चेस्ट पेन की शिकायत कर रहा है। नेक्स्ट उसकी सीबीसी करेंगे, पीटी, आईएनआर, ये ब्लड कोगुलेशन टेस्ट करेंगे, और सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करेंगे। क्लियर? ये तो अपने क्या हो गया भाई, डायग्नोसिस हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आता है ट्रीटमेंट। एज ए नर्सिंग ऑफिसर या एज ए हॉस्पिटल में आप बैठे हो, तो आज क्या उसका ट्रीटमेंट अपने को क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो अपने इसको 2 भागों में बाँटा था। नहीं, इस्केमिक स्ट्रोक को कितने भागों में, इसमें स्ट्रोक को कितने भागों में बाँटा था अपन? सीवीए को 3 भागों में बाँटा गया था। पहला और मेन जो टाइप है वो कितना है? 2 ही है, इस्कीमिया और हेमरेजिक। इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर यही वापस सोल्व हो जाता है तो टीआईए बन जाता है। क्लियर? ये मैंने डिस्कस करवा दिया था। तो इस्केमिक स्ट्रोक जैसे ही अपने एमआई में करते हैं, वैसे ही एमआई में भी क्या दिया जाता है? एसटीके दिया जाता है। वैसे इसमें ही क्या करते हैं? आईएलटीपीएच कहते हैं, जिसको टीपीए बोलते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनेशन एक्टिवेटर बोलते हैं। ठीक है? और ये क्या होता है? एक थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है, जो क्या करता है, जैसे मान लो कोई ब्लड वेसल्स है यहाँ पे, कोरोनरी या जो सेरेब्रल वेसल्स है, तो सेरेब्रल वेसल में यहाँ क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, गलाने के लिए, क्लॉट को गलाने के लिए क्या करते हैं? एक इंजेक्शन लगाया जाता है, आईवी ड्रॉप, आईवी दी जाती है, उसको अपन बोलते हैं टीपीए या एलटीपीएस। ये यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है। तो इस्केमिक स्ट्रोक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो एल आईवी, टीपीए। क्लियर? इसको अपन टीपीए ऐसा भी लिख सकते हैं, आईवी, टीपीए। क्लियर? ये क्या करता है, जो डिजोल, जहाँ पे जैसे ये ब्रेन है, इस ब्रेन में मान लो ये पर्टिकुलर एरिया में डैमेज हुआ, तो ये जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो क्लॉट बना है, उस क्लॉट को वापस हटाने के लिए या गलाने के लिए, क्लॉट को बाहर निकालने के लिए क्या क्या दिया जाता है? थ्रोम्बोलाइटिक। देखो यहीं से याद रखो, थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब, लाइटिक का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब होता है उसको गलाना या टुकड़ों में बाँट के बाहर निकाल देना। वो जिससे वो ब्लड में डिज़ोल्व होके बाहर निकल जाएगा। और ये क्या करता है, जो ब्लड फ्लो रुका हुआ है, उसको रीस्टोर करने में काम आता है। जैसे मान लो पर्टिकुलर एरिया की जो ब्लड सप्लाई रुक गई ब्रेन की, तो ये लगाने, जैसे एमआई में भी सेम है, एमआई में कोरोनरी आर्टरी में ये क्लॉट आया, ये उसको एसटीके इंजेक्शन दिया, वो भी थ्रोम्बोलाइटिक है, और ये भी टीपीए क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक एक ही चीज़ है। ये क्या करता है, क्लॉट को गला के आगे चला जाता है, जिसके उस एरिया की ब्लड सप्लाई वापस से रीस्टार्ट हो जाती है। क्लियर? अब क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से एक एमसीक्यू आता है, ये जो टोटल, या कह सकते हो टिश्यू प्लाज्मिनेशन जो एक्टिवेटर होता है, जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जो देते हैं एलटीपीएच, वो हमेशा 4.5 घंटे के पहले-पहले उसको, स्ट्रोक का कोई पेशेंट आया, उस स्ट्रोक के पेशेंट को विथिन 4.5 और ये इसलिए देते हैं कि 4.5 घंटे के बाद में क्या होता है, उसका ब्रेन होता है वो ज़्यादा डैमेज होने का खतरा रहता है, और वहाँ से रिकवरी क्या नहीं होती, रिकवरी की पॉसिबिलिटी कम होती है। मतलब ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है, 4 घंटे तक अगर कंटिन्यू आप उसको क्या है, ब्लड अवरुद्ध रहेगा, तो वो एरिया परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। तो एरिया को परमानेंट डैमेज होने से पहले बचाने के लिए, पहले अपने को 4.5 घंटे से पहले-पहले उस मरीज़ को क्या लगा देना, अपने को एलटीपीएच लगाना चाहिए। क्लियर?
जैसे एमआई में 24 आवर्स है। एमआई में क्या होता है 24 अंदर अंदर उसको अगर एसटी के लग जाता है तो उसका चांसेज होता है बचने का बहुत ज़्यादा 70 से 80% चांस उसका लोड निकल जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टमी, मतलब क्या होता है जैसे मान लो पट सर्जरिकल जो वहाँ का जो जहाँ थ्रम्बस हुआ, सर्जरी करके उस थ्रम्बस वाले एरिया को काट देते हैं ना वापस से उसको, जैसे अपन कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग होती है वैसे ब्रेन की जो आर्टरी है उसको वहाँ से हटा के दूसरा कनेक्शन कर देते हैं, जिसको अपन थ्रोम्बोक्टमी कह सकते हो, या कह सकते हो जो थ्रोम्बर होता है उसको निकाल लेते हैं किसी तरीके से। जैसे जैसे अपन ने जो बैलून थेरेपी देखा था, कुछ ऐसा वायर वगैरह डाल के जो जहाँ थ्रोम्बस हुआ था उस थ्रोम्बस को मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टमी बोलेंगे, बाहर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है एंटी प्लेटलेट थेरेपी, एस्प्रिन देंगे। एस्प्रिन क्या करता है अभी, एंटी प्लेटलेट थेरेपी है। ये क्या करता है, ब्लड के क्लोट को वापस नहीं जमने देता है, रिक्लोटिंग को रोकता है, रिक्लोटिंग को रोकता है। क्लियर। नेक्स्ट है स्टेटिन, जैसे एटरवेस्टेटिन, ये क्या करता है, लिपिड लोअर एजेंट है। क्या है भाई, लिपिड अगर बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए एटोरवास्टेटिन या ये जो स्टेटिन बोलते हैं वो दिया जाता है। और उसको क्या करना है अपने को, साथ साथ में बीपी कंट्रोल करना है और ब्लड शुगर कंट्रोल करना है। इन दोनों की वजह से भी ये इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, तो अपन बीपी और शुगर कंट्रोल करेंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आता है, यहाँ थोड़ी सी लाइन का मिस्टेक है भी, इसको अपन छोड़ो। ये अपने पास आया हेमरेजिक स्ट्रोक, लेकिन जो टाइप 2, टाइप 3 तो क्या है, TIA था, ये हाथों हाथ क्या हो गया, खुद ही रिजोल्व हो गया, इसलिए तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब क्या करना है, जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है उसका मोस्ट कॉमन जो कारण पूछा था वो क्या था, एसटीएन था, हाइपरटेंशन था। तो सबसे पहले अपना जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या करना है, उसको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है। दूसरा रिवर्स एंटी कोगुलेशन इफ नीडेड। रिवर्स देखो एंटी कोगुलेशन तो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने के में काम आता है। देखो कोगुलेशन का मतलब क्या है, रक्त, जैसे एंटी कोगुलेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी रक्त का थक्का जम रहा है उसको, एंटी का मतलब उसके खिलाफ, रक्त का थक्का जमने से रोकने वाली जो दवाई होती है उसको एंटी कोगुलेंट बोलते हैं, जैसे वारफरिन और हिपेरिन। ये उसको कंटिन्यू चलाएंगे, साथ साथ में अगर अगर ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हेमरेजिक में सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशन की या सर्जरी की, जिसको अपन न्यूरो सर्जरी व्हेन इंडिकेटेड, मतलब डॉक्टर बोलता है भाई अब तो इसका कोई कोरोना पॉसिबल नहीं है दवाइयों से, तो अपन उसकी क्या कर देंगे, हॉस्पिटल में उसको सजेस्ट करवाएँगे भी, आप वहाँ ऑपरेशन के लिए इसको जो न्यूरो सर्जन होता है उसके साथ अपन उसको डिस्कस करके उसको वहाँ रेफ़र करेंगे। नेक्स्ट है मैनेज राइज़ आइस, क्योंकि जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है उसकी वजह से भी क्या होता है, अब देखो यहाँ पर्टिकुलर एरिया में मान लो क्या हुआ, ब्लड सप्लाई रुकी, तो ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से या कह सकते हो कि वहाँ पे जो ब्रेन डैमेज हुआ, हेमरेज हुआ, ब्लीडिंग हुई, तो वो जो आईसीपी होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। आईसीपी का मतलब होता है, देखो ये जो क्रेनियम होती है, बोन, क्रेनियम क्या है, एक बोन है और उस बोन के अंदर नर्वस टिश्यू होता है, उस बोन के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। और उसमें एक अंदर की तरफ प्रेशर लगता है जिसको अपन इंट्राक्रेनियल प्रेशर करते हैं। अगर मान लो दिमाग में कहीं एरिया में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो गई, फ्लूइड हो गया, इडीमा हो गया, उस कंडीशन में ये आईसीपी बढ़ जाता है। और ब्लीडिंग की वजह से भी क्या होगा, टिश्यू के बीच में ब्लड आकर इकट्ठा होने लग जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ आईसीपी बढ़ जाएगी। तो अगर आईसीपी बढ़ी हुई है तो उसको अपन सबसे पहले मैनेज करेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ अपन एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चन पूछता है, आईसीपी को कैसे अपन 30 डिग्री उसको लोअर पोजीशन जो पोलर पोजीशन अपन उसको देंगे, या बेड को एलिवेट करेंगे कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। यहाँ तक क्लियर आपको, जिससे उसके हेडेक वगैरह जो अंडर प्रेशर हो रहा है, आईसी पे बढ़ रहा है, वो अपन थोड़ी देर कम कर सकते हो। नेक्स्ट अपना जो सवाल है ये आप, अब अपन डिस्कस करते हैं एमसीक्यू। जल्दी से यहाँ तक आप पहुँच गए इस क्लास को, अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दो, उसके साथ अपने 10 से 15 फ्रेंड नर्सिंग वाले हैं उनके साथ उसको शेयर करो। अगर आप नर्सिंग ग्रुप में हो, कोई अच्छे खासा अपने साथी हो के, तो उस ग्रुप में भी शेयर करो, ताकि बाकी सबको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास मिल जाएगी। और यहाँ पे जो अभी तक अपने मेड विजन अकेडमी में जो कोर्स लॉन्च करा अभी, रैपिड रिवीजन बैच एम्स नोट सेट, वो हमारा आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई भी आपको रिकॉर्डेड क्लास या ऐप में जाके क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा फ्री कंटेंट आपको मिलने वाला है। साथ साथ में एमसीक्यू अगर आपको चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज पे हमारे पास 6500 से प्लस एमसीक्यू है, जो सारे एग्ज़ाम के पीवाईक्यू से बनाए हुए हैं। वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। देखो फर्स्ट नंबर पे आप क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट ये क्लास हो जाए, ताकि ये जो मोस्ट कॉमन आपका जो स्ट्रोक है वो आज एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। आपको बाद आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन आने के चांसेज़ है। देखो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक, ये हमने पूछा सबसे पहले अपने डिस्कस करा था, तब बताया था मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ
स्ट्रोक कौन सा है? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, 10 सेकंड से ज़्यादा अपने को टाइम नहीं देना है। 10 से 15 सेकंड में अगर आपको इतनी अच्छी तरह से हमने थ्योरी समझा रखी है और इतनी अच्छी थ्योरी करने के बाद अगर आपको ज़्यादा लग रहा है टाइम 30-40 सेकंड, तो वो गलत है। अपन अभी जस्ट आपको इसीलिए मैं ये जो क्लास अपन ले रहे हैं ना, इस क्लास का मेन मोटिव यही है कि मान लो ये कोई टॉपिक है, उस टॉपिक का सबसे पहले थ्योरी होना ज़रूरी है, उसके बाद उसके एमसीक्यू होता है कि आपको जो समझ में आए क्वेश्चन ईज़िली समझ में आ जाए। और थ्योरी करने का फ़ायदा ये है कि उस टॉपिक से एक 10-15 क्वेश्चन नहीं लेके, देखो क्वेश्चन तो आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, बाकी उसमें अपन 100 प्लस क्वेश्चन होते हैं। तो आपको उस टॉपिक से निकालना है, वो टॉपिक को देख के ही निकाल सकते हो और जहाँ जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं हमेशा बता रहा हूँ कि ये एमसीक्यू बनेगा। बताओ भई द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक कौन-सा है? देखो सबसे पहला तो क्या करना अपने को, सबसे पहले अभी मैंने थ्योरी पढ़ी तो अपने को पता होना चाहिए कि जो मेन टाइप है कितने हैं, 2 है साहब। तो लेक्युनर तो है ही नहीं, सब अरेक्युनर है ही नहीं, अपने पास 2 ही ऑप्शन बचे। अब उन दोनों ऑप्शन में जो सबसे मोस्ट कॉमन हमने बताया था 95% या कह सकते हो 85% क्या होता है, इस्चेमिया होता है और 15% हेमरेजिक होता है। तो अपना जो राइट आंसर क्या है? बी है। राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है? बी। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी कमेंट करते रहें, आंसर आप ज़रूर कमेंट में करें। और जितने क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 में से 15 आने वाले बहुत ज़रूर कमेंट करके बताओगे ये टॉपिक आपको रियल में समझ में आया और 15 के 15 सवाल आपके सही है। तो आपको मेरी तरफ से एक अच्छे से पूरी पीडीएफ मिलेगी। आप पर्सनल मैसेज करके मेरे को एमसीक्यू की पीडीएफ ले सकते हो। चलो, नेक्स्ट नंबर पे आता है, वो 2 नंबर पे क्वेश्चन है। एक 68 साल का आदमी है, सडनली उसको क्या हो रहा है, राइट साइड में वीकनेस आई। राइट साइड में क्या आई? वीकनेस। उसको क्या हो रहा है, फेशियल ड्रॉपिंग भी हो रहा है और स्पीच भी है वो क्या हो रहा है, सलर्ड हो रहा है, मतलब हकला के बोलने लग गया। ही रीच द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद इन 2 घंटे। अब देखो अपन ने यहाँ 2 घंटे दे रखा, वो मतलब 2 घंटे से पहले पहले क्या आ गया, हॉस्पिटल में आ गया। 4.5 घंटे नहीं हुए, उससे पहले पहले आ गया। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन? आप इन चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हो? पहले तो ये पेशेंट काहे का है भाई? स्ट्रोक का है। क्लियर? क्या हो रहा है, राइट साइड में वीकनेस आ रही है, फेशियल ड्रॉपिंग भी हो रहा है और सलर्ड स्पीच भी सारे वो, और ये तीनों चीज़ें आ रही, तीनों सिम्पटम इसके हो गए। और वो क्या आ गया, 4.5 घंटे से पहले पहले हॉस्पिटल में आ गया। तो उसके सिम्पटम चालू होने से जस्ट पहले वो आ गए विद इन। अब हो रहा है कि नेक्स्ट व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन? फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आप फर्स्ट सबसे पहले उसकी कौन-सी जाँच करवाएँगे? ये अपना क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करके दो। जल्दी कमेंट करो भई फटाफट। देखिए आज आपका स्ट्रोक का टॉपिक है वो क्लियर करवा देते हैं। कमेंट करो भाई फटाफट कमेंट भी लो। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल अपना सब्सक्राइब कर लो। देखिए डेली एमसीक्यू क्लास में मिलती रहेगी। तो क्या-क्या करवाएँगे बताओ? एमआरआई करवाएँगे, उसका लंबर पंक्चर कराएँगे, ईईजी करवाएँगे या नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करवाएँगे? फटाफट कमेंट करके बोलो। देखो अपन लंबर पंक्चर तो किस में करवाते हैं? मेनिंजाइटिस में, तो अपना ये वाला तो क्लियर क्लियर। नेक्स्ट ईईजी, ईईजी कब करवाई जाती है? कोई जब साइकोसिस कुछ होता है या साइकोसिस कुछ बीमारी होती है साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, या कह सकते हो जो न्यूरोसिस होता है जिसमें केमिकल्स वगैरह होता है वो इधर-उधर हो जाते हैं, जैसे सीरोटोनिन वगैरह ये सारी चीज़ें। उस कंडीशन में ब्रेन की एक्टिविटी चेक करने के लिए क्या किया जाता है? ईईजी किया जाता है, इलेक्ट्रॉन एन्सेफेलोग्राफी। ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एन्सेफेलोग्राफी। तो ये क्वेश्चन हो सकता है क्या? भई ये भी नहीं होगा। अब अपने पास 2 ही ऑप्शन बचा, एक तो सीटी स्कैन, दूसरा एमआरआई। अब हमेशा मैंने जो भी स्टार्टिंग में थ्योरी करवाई तो जो फर्स्ट डायग्नोसिस कौन-सा करवाना है भई? सीटी स्कैन। फर्स्ट डायग्नोसिस क्या है? सीटी स्कैन। अब होना इसका सीटी स्कैन का कारण ये भी है कि क्या होता है, कि सबसे ज़्यादा तो सीटी स्कैन सब जगह अवेलेबल भी रहती है। एमआरआई ज़रूरी नहीं है कि सब जगह अवेलेबल हो। साथ-साथ में सीटी स्कैन से क्या हो जाता है कि तुरंत जो कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन होता है, नॉन कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विदाउट कोई डाई वगैरह ऐसा डाल के अपन उसको कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन अपन बोलेंगे। क्लियर? आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ से एक एमसीक्यू अपने को यही ध्यान रखना, पहले अपने को क्या करवाते हैं, कभी भी कोई डायग्नोसिस में जाते हैं ना, तो पहले सीटी स्कैन करवाएँगे और सीटी स्कैन में उसको क्लियर नहीं होता तो एमआरआई की जाती है। ये यह हमेशा ध्यान रखो। सीटी में सी पहले आता है, एमआरआई में एम बाद में आ रहा है। याद रखना हमेशा सीटी स्कैन हमेशा फर्स्ट करवानी है और एमआरआई हमेशा सेकंड टाइम पे करवानी है, दूसरे नंबर पे एमआरआई। क्लियर? ये तीसरा क्वेश्चन है, फटाक से क्वेश्चन पढ़ के इसका रिप्लाई देवें। क्वेश्चन समझा देता हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा है। ड्रग मतलब ऐसी कौन-सी दवाई है जो यूज़ की जाती है और थ्रोम्बोलाइसिस मतलब जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ, वो जो थक्का जमा उसको गलाने के लिए थ्रोम्बोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है गलाना। कोई भी चीज़ का वहाँ वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन कर देना, गायब कर देना उसको लाइसिस बोलते हैं।
एलिजिबल इस्केमिक स्ट्रोक पेशेंट मतलब कोई इस्केमिक स्ट्रोक वाला मरीज है, उसको अपन ऐसा कौन सी थ्रोम्बोलाइटिक दवाई देंगे, ऐसी कौन सी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग जो क्या कर देगी, जो रक्त का क्लोट बना था, थ्रोम्बस बना, उसको थ्रोम्बस को क्या कर देती है, पूरी तरह से गलाने का काम करेगी। क्या करेगी? लाइसिस करेगी। उसका लाइसिस का मतलब होता है गलाना, उसको वहाँ से डैमेज करके बाहर निकालना है। जल्दी कमेंट करो। हिपेरिन होगी या एल्टीपेज होगी, टीपीए जिसको अपन बोल सकते हैं टिश्यू प्लाज्मिनेशन एक्टिवेटर, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल। फटाफट कमेंट करो भाई। अभी मैंने ये समझाया था आपको थ्योरी में अच्छे से। जो थ्रोम्बोलाइटिक देते हैं, जैसे एमआई में जो थ्रोम्बोलाइटिक देते हैं उसको अपन बोल रहे हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, एसटीके। और हमेशा ध्यान रखो, स्ट्रोक में बोलते हैं उसको टीपीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनो एक्टिवेटर, या आप उसको एलटीपेज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एलटीपेज। ये अपना जो राइट आंसर होने वाला है। हिपेरिन, एस्पिरिन क्या करती है? यो क्लोटिंग को उसको रोकने में काम आ रही है। और हिपेरिन क्या करती है भी? हिपेरिन भी एक एंटीकोगुलेंट है। ओरल, और जो आईवी देते हैं अपन, ओरल में वारफरिन देते हैं। नेक्स्ट नंबर पे अपने पास आया है, ये मोबाइल ले जाना तो। नेक्स्ट नंबर पे है आईवी एल्टीपेज शुड एडमिनिस्टर्ड विथन। मतलब ये अभी मैंने डिस्कस करवाया था भैया बी। जैसे एक पेशेंट आ गया आपके पास, उसको क्या है? स्ट्रोक है। क्या है? स्ट्रोक। एक पेशेंट था, उसको क्या है? स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम। क्लियर? एक पेशेंट था, उसको क्या था? स्ट्रोक था। और स्ट्रोक के तीनों सिम्टम उसको देखे, और वो क्या कर रहा है? हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। कितने घंटे से पहले पहले, कितने घंटे से पहले पहले उसको जो एल्टी पेज दवाई होती है, एल्टी प्लेज जो दवाई है जिसको अपन टीपीए बोलते हैं, वो विद इन कितने घंटे के अंदर उसको देना चाहिए, जिससे उसका इलाज या उसको क्योर जो रिकवरी होती है वो पॉसिबल हो जाती है। या वो जो दवाई है उसका पूरी तरह से जो डिज़ोल्व होता है, जो क्लोट बनता है, जो थ्रोम्बस बनता है, उसको अच्छे से वो क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय कर देगा, या गला देगा, या डैमेज कर देगा। वो कौन-सा? चलो भई, ये अभी मैंने अभी क्लियर कराया था। जल्दी कमेंट करके बताओ कितने घंटे पहले? 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 4 साढ़े 4 घंटे पहले, या 12 घंटे पहले? मतलब वो पेशेंट अपने पास कितने घंटे से पहले-पहले आ जाता है, और उसको अगर टीपीए लग जाता है, तो उसके जान को खतरा कम रहेगा, या कह सकते हो इसकी रिकवरी ज़्यादा टाइम पहले-पहले पॉसिबल होगी। जल्दी कमेंट करो ये 4 नंबर सवाल। क्या होता है अभी इसमें? 2 घंटे 3 घंटे भी नहीं होते, क्या होता है साढ़े 4 घंटे। ये मैंने अभी थ्योरी में डिस्कस करवाएगा, तो इसको तो अपन को समझना क्या है, इसको तो रटना है भाई। साढ़े 4 घंटे क्या करना? रटना ही है। मतलब ये अगर स्ट्रोक आ जाए, और स्ट्रोक या सीवी आ जाता है, तो उसमें कितने घंटे से पहले-पहले टीपीए चलना चाहिए? साढ़े 4 घंटे से पहले। ये याद रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, एक पेशेंट है, सडन उसको क्या हो रहा है? पेशेंट हैज़ सडन राइट साइडेड वीकनेस एंड डिफ़िकल्टी स्पीकिंग। मतलब उसको क्या है भाई? स्ट्रोक। इस ब्रेन का एरिया कौन-सा अफ़ेक्ट हुआ है? ब्रेन का एरिया कौन-सा हुआ है? राइट साइड का। मोस्ट लाइकली डायग्नोज़ क्या करोगे? मतलब राइट साइड में वीकनेस आई है, मतलब क्या है? उसका फेस है वो ड्रॉपिंग, और साथ-साथ में क्या हो रहा है? उसका जो स्पीच होती है वो भी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो इन चीज़ों को अपन क्या डायग्नोज़ लगाएँगे? कौन-सी बीमारी हो सकती है? मेनिंजाइटिस, एपिलेप्सी, स्ट्रोक और माइग्रेन। ये अपने को सवाल पूछा है। जल्दी कमेंट करके बताओ। सिम्पटम को देखते हुए आपको पता लगाना है कि वो कौन-सी बीमारी है। अभी स्टार्टिंग अपन टॉपिक ही वही पढ़ रहे हैं, वही साइन एंड सिम्पटम है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? जो ब्रेन की जो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, या स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन के जो कवरिंग मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजस कहते हैं। और वहाँ पे क्या हो जाता है? कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको मेनिंजाइटिस बोलेंगे। क्लियर? एपिलेप्सिस का मतलब मिर्गी। ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लोचा हो जाता है, या आप कह सकते हो ऊपर-नीचे हो जाता है, तो वो उसको एपिलेप्सी करते हैं। और एपिलेप्सी में जाँच कौन-सी करते हैं? ईईजी करते हैं। स्ट्रोक हो गया। नेक्स्ट माइग्रेन का मतलब क्या होता है? सर दर्द। माइग्रेन का मतलब पर्टिकुलर हार्ट का पार्ट है, लंबे समय तक दर्द करता रहता है, जिसको अपन हेडेक बोलेंगे। ठीक है? तो अपने पास राइट आंसर क्या है? सी। जिसमें ब्लड जो आप कह सकते हो
स्लगिंग स्पीच और फेस ड्रॉपिंग दोनों चीज़ें दिखाई दे रही है। छठा सवाल, एक स्ट्रोक का पेशेंट है, पहले से अपन ने क्या कर दिया, डायग्नोज तो हो गया। अटेम्प्ट टू ड्रिंक वाटर एंड स्टार्ट कफिंग, मतलब एक कफिंग, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। देखो भाई, सब यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, सवाल को समझो। देखो क्या है, स्ट्रोक का कोई मरीज आया और वो क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। वो क्या कर रहा है, पानी पीने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो पानी पीता है तो उसको क्या होने लग जाती है, कफ स्टार्ट हो जाती है, खांसी चलने लग जाती है, जैसे गले में अटक जाता है। अपन घर पे कभी कभी रहते हैं, पानी पीते तो एकदम से पानी पी लेते हैं, तो वो कफिंग होती है कि नहीं, खांसी के साथ पानी पूरा बाहर आ जाता है। तो ये रिपीटेडली जैसे ही उसने पानी ड्रिंक करा और अटेम्प्ट करा, तो उसको बार बार लंबे समय तक रिपीटेडली, मतलब खांसी आती गई, बंद हुई नहीं उसको। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या एक्ट करोगे, क्या एक्शन करोगे, बताओ, ये कमेंट करके जवाब दो। तो पहले तो एनकरेज ड्रिंकिंग स्लोली, क्या उस मरीज को अपन क्या बोलेंगे, भाई तू धीरे धीरे पानी पी, ये बोलेंगे क्या? ऑप्शन बी बोल रहा है गिव थिक एंड जूस इमीडिएटली, मतलब उसको कोई गाढ़ा जूस पिला दो, पहले पानी पिया पतला, तो जूस पिला दो, ये करेंगे क्या? नहीं। नेक्स्ट सी पे आता है स्टॉप ओरल इंटेक एंड परफॉर्म ए टेलोविंग असेसमेंट। नेक्स्ट आता है इंसर्ट ए नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब डाल देंगे उसको, फिर पानी पिला देंगे क्या? नहीं, अपन एनजी ट्यूब नहीं कर सकते एज ए नर्सिंग ऑफिसर, जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करेगा तो अपन कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर नहीं कर सकते भाई, ये ध्यान रखना हमेशा। स्पेशली एनजी ट्यूब, ये जो प्रोसीजर है ये तो अपन को करना ही नहीं है विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। तो उसको पानी पीने का ज़्यादा बोलोगे क्या? नहीं। देखो इसमें क्या आंसर रहने वाला है, फटाफट कमेंट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आंसर है, जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ। देखो अपने को क्या करना है, अगर मान लो कोई चीज़ तकलीफ कर रही है तो उसको अपन क्या करते हैं, हमें स्टॉप। मान लो कोई आग जल रही है, उस आग में अपना हाथ जल रहा है, तो अपन वहीं हाथ जलाते थोड़ी रह जाएंगे, उसको हटाएंगे ना। तो कहीं भी शरीर में कोई भी चीज़ क्या करती है, परेशानी करती है, तकलीफ करती है, दुख दे रही है, पेन हो रहा है या डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि रोकना है। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, याद करने का तरीका यही है। कुछ भी आपने प्रोसीजर करा हो, कोई भी आईवी दवाई दी हो, कुछ भी आपको पेशेंट को ऐसी चीज़ दी हो या पेशेंट कोई चीज़ खा रहा पी रहा, उससे कुछ ना कुछ बॉडी में अगर अबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, क्या हो रही है? अबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो प्रोसीजर, वो काम क्या कर देना है, सबसे पहले तो बंद कर देना। अब क्या, अब अपन क्वेश्चन से चलते हैं। ये क्या पी रहा था भाई, पानी पी रहा था, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उसको बोलना भाई पानी बंद कर, पी मत, रुक जा, स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर। सेकंड क्या करना है, एक जो गेग रेफ्लेक्स नाम सुना आपने, क्या कह सकते हो कि टेलोइंग टेस्ट, टेलोइंग असेसमेंट होता है कि उस आदमी का जो गेग रेस्पेक्ट है या कह सकते हो निगलने की जो क्षमता है, वो प्रॉपर सही है कि नहीं है, उसको अपन बोलेंगे टेलोइंग, या आप कह सकते हो जो निगलने की जो असेसमेंट होता है वो अपन चेक। चलो, जो राइट आंसर क्या होने वाला है उसका सी होने वाला। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे है कि क्वेश्चन नंबर 7, डेली क्लास मिलने वाली है, हर टॉपिक को अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, साथ साथ में उस टॉपिक का अपन एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में एम्स में आ जाता है। इसलिए लगातार साथ देते रहे, आप हमारा साथ बनाए रखें। जल्दी हमारे सब्सक्राइबर भी, अभी तो हमने जो चैनल स्टार्ट करा है जिसमें 4 वीडियो आए हैं। मेडिसिन एकेडमी का प्लेटफॉर्म इतने दिन यूट्यूब पे नहीं था, अभी नया प्लेटफॉर्म आया है। पहले हम इस पे काम कर रहे थे, फेसबुक पे काम कर रहे थे, वहाँ हमारे 11,000 प्लस फॉलोवर हो गए हैं, और चैनल जैसे ग्रोथ कर रहा है, वहाँ पे आप जाकर डायरेक्ट हमारे एमसीक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, जिसमें 6500 लगभग पोस्ट हमने कर दिए है, तो 6000 प्लस एमसीक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। क्लियर? लो, एक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, अभी सीवियर हाइपरटेंशन हो रहा है। सबसे पहला, उसको सीवियर हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई। सडनली क्या हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा क्या होने लग गया, सीवियर हेडेक होने लग गया, बीपी बढ़ गई। पहले जैसे ही मान लो कोई पेशेंट था आपके पास आया और उसकी बीपी कितनी है भाई, सीवियर है, जैसे मान लो 160 या 180 110 हो गई, या 161 110 हो गई, अगर मतलब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्या कह सकते हो सीवियर हाइपरटेंशन है, कंट्रोल हो नहीं रहा। उस कंडीशन में एकदम उसको क्या होने लग गया, बहुत ही ऐसा खतरनाक वाला हेडेक होने लग गया, और जिसकी वजह से वो आदमी क्या हो गया, बेहोश हो गया। देखो, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब
क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीपी बढ़ी, बीपी बढ़ने की वजह से हेडेक हुआ और हेडेक की वजह से वो अनकॉन्शियस हो, ये तीनों खत्म। अब उससे अपन साइन सिम्टम तो पूछ ही नहीं सकते। अब उसको क्या करना, जैसे आ जाए तो अपन उसको क्या भेजते हैं, अभी सीटी के लिए भेजते हैं। और सीटी स्कैन जब करते हैं तो उसके ब्रेन में क्या रहती है, ब्लीडिंग दिखती है, ब्लीडिंग दिखती है सीटी स्कैन में। तो आप कौन सा डायग्नोज करोगे कि उसमें हाई स्ट्रोक का कौन सा टाइप है जो यहाँ पे मरीज को हुआ है, वो जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, जल्दी कमेंट में। हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसको एकदम से खतरनाक वाला सर दर्द करा, उल्टी हुई और उसको थोड़ी देर बाद में वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो उस कंडीशन में उसकी सीटी स्कैन के लिए भेजा डॉक्टर ने तुरंत, और सीटी स्कैन में क्या आया, उसको ब्लीडिंग शो कर रही है, मतलब कोई पर्टिकुलर जो सेरिब्रल आर्टरीज है वो डैमेज हुई और वहाँ पे ब्लीडिंग रप्चर हो गई और ब्लीडिंग बता रही है। क्लियर? तो आप क्या डायग्नोज करोगे, जल्दी कमेंट करके बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मान लो चलो कि मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, एमडी की बोलो उसको। ये अगले नोट सेट में छपने वाला है, अभी नोट सेट 11 में यही क्वेश्चन छपने वाला है, इसको अच्छे से याद कर लो आप। देखो, इस्चेमिक स्ट्रोक और टीआईए और हेमोरेजिक स्ट्रोक, ये तीनों अपने ऑप्शन होने वाले। अपने को ये ऑप्शन उड़ा देना है क्योंकि मैनेजाइटिस का कोई रोल ही नहीं है। अब अपने को याद रखना है कि जो जो मेन टाइप होते हैं वो दो टाइप होते हैं। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रिजोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे तो कोई रिजोल्व का नाम ही नहीं है, मतलब ये भी कट। अब अपने पास दो स्ट्रोक है। स्टेमिक स्ट्रोक, स्टेमिक स्ट्रोक में क्या होना, पर्टिकुलर एरिया में क्या हुई, क्लोट या फॉर्मेशन हुआ और उस ब्रेन का एरिया क्या होगा, स्चीमिया हो गया, वहाँ पे कोई नस वस नहीं फटी, या कह सकते हो इमरेज नहीं हुआ, ब्लीडिंग नहीं हुई। अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो अपन बोलेंगे ब्लीडिंग का मतलब हेमरेज, और हेमरेजिक स्ट्रोक वो होगा। तो राइट आंसर अपना क्या होने वाला है, सी। राइट आंसर अपना क्या होने वाला है, सी। समझ में आ गया ये सवाल आपको अच्छे से? मेरे हिसाब से तो इतना इजीली आपको कोई नहीं समझाएगा जितना इजीली मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया है, और आगे से ये क्वेश्चन आप गलत भी नहीं करने वाले। नेक्स्ट आता है 8वां क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को यार सबसे ज़्यादा क्लास को शेयर करो यार। अभी तक क्लास में शेयर नहीं आ रहे हैं, साथ में लाइक नहीं आ रहे हैं, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। अभी नया नया प्लेटफॉर्म है, पर आपको कोशिश हमारी रहेगी कि हमको नोट सेट जो 11 आ रहा है, 12 सितंबर अपने पास डेट है। उस डेट से पहले पहले हम 100+ वीडियो आपको दे देंगे, जिसमें आपको लगभग 1500 से 2000 MCQ हम करवा देंगे भाई। और भी आपको इसी टॉपिक के सवाल चाहिए तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे हम इसी टॉपिक के और 50-100 क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज हम डाल रहे हैं। तो यूँ मान के चलो कि अपन ये नोट सेट के जो मेंस आएगा ना, तब तक हम लगभग 4-5 हज़ार क्वेश्चन कर लेंगे भाई। और ये क्वेश्चन आपको कोई पैसा नहीं ले रहा है, कोई भी फीस नहीं ले रहे हैं, सबकी सब क्या है, फ्री है। रुपये खर्च नहीं करना है, बस आपको सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करना भाई। ये सपोर्ट आप दे दो, हम आपसे कोई भी एक, ऐसा नहीं कि आप रिकॉर्डेड बैच में चले जाओ, यहाँ से आके हमारा बैच ले लो। फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा का सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे देने वाला। क्लियर? अब क्या है, एक पेशेंट है जिसको क्या डेवलप हो गया, क्या एकदम से सडन राइट साइड में क्या होता है, वीकनेस आ गया, और 15 मिनट से उसको वीकनेस आ रहा है। एंड सिम्टम कंप्लीटली क्या हुआ, थोड़ा देर बाद में वो सिम्टम क्या हुआ, 15 मिनट तक उसको आया, उसके बाद वो सिम्टम क्या हो गया, रिजोल्व हो गया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कितना शानदार बना। वो क्या हो गया, जो सिम्टम रिजोल्व हो, रिजोल्व का मतलब क्योर हो गया, सही हो गया। और व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या डायग्नोज करोगे बताओ। मतलब क्या है, ऐसा कौन सा स्ट्रोक था जो मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, थोड़े टाइम बाद अपने आप क्या हो जाता है, क्योर हो जाता है, सही हो जाता है, रिजोल्व हो जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे। पेशेंट को सिम्टम आए स्ट्रोक के, पर 15 मिनट तक चले, उसके बाद वापस एकदम सब नॉर्मल हो गए, तो उसको अपन कौन सा स्ट्रोक बोलेंगे, जल्दी कमेंट करो। माइग्रेन होगा, सीजर होगा, या टीआईए होगा, या बेल्स पाल्सी होगा। क्लियर? फटाफट कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं है, अभी एकदम अच्छे से हमने थोड़ी क्लियर करी। माइग्रेन तो क्या होता है, सर दर्द होता है। सीजर का मतलब क्या होता है, उसको कन्वर्जेंस या ताने जिसको अपन बोलते हैं वो है। तो ये तो अपने ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, कहीं दिया ही नहीं है। ट्रांजिएंट और बेल्स पाल्सी, ये तीनों में से क्या सवाल अपने राइट आंसर होने वाला है, फटाक से याद करो। स्ट्रोक को अपन 3 भागों में बांटा था, 3 टाइप थे, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक और टीआईए। जल्दी कमेंट करो। और टीआईए क्या था, रिजोल्व हो गया था। तो राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है, टीआईए, ट्रांसिएंट इस्टमिक अटैक। ट्रांसिएंट का मतलब हो रहा पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए था और रिजोल्व हो गया। नेक्स्ट 9 नंबर में क्वेश्चन है, एक पेशेंट है विथ एक्यूट स्ट्रोक। एक्यूट मतलब उसको सडनली कोई एकदम से क्या हो गया, स्ट्रोक। एक्यूट का मतलब सडनली अभी अभी हुआ है। और ब्लड ग्लूकोज उसकी क्या है, 42 mg पर डेसीलीटर है। और उसका क्या है, कॉन्शियसनेस है, वो लेवल है,
वो भी क्या है अल्टर्ड हो गया, मतलब बदल गया है, या आप कह सकते हो कि वो बंदा क्या हो रहा है, सेमी कॉन्शियस, या कह सकते हो बेहोशी की तरफ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बेहोश होने वाला है, ठीक है? या हो गया कुछ भी मान लो आपको। उस कंडीशन में एज ए नर्स आप क्या सस्पेक्ट करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल? जल्दी कमेंट करो। बहुत इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हो कि मिलियन डॉलर जो क्वेश्चन है ना, ये वाला एक और जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अभी तक कोई कोचिंग वालों ने इसको आपको करवाया ही नहीं होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भई। देखो, स्ट्रोक तो है ही है। याद करने का तरीका क्या होता है, कभी भी उस डिज़ीज़ में 2-3 चीज़ें लिख लो, प्लस उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। साथ-साथ में उसको क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया का क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि उसकी जो ब्लड शुगर कितनी दे रही है भई? ब्लड शुगर कितनी है? ओनली 42 ही, 42 ही आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा उसको कह सकते हो कि सीवियर मात्रा में उसका ग्लूकोज़ लेवल है, जो ब्लड ग्लूकोज़ है वो क्या हो गया, डाउन हो गया। उस कंडीशन में आप उसको क्या डायग्नोज़ करोगे? ये स्ट्रोक विथ ब्लड शुगर लो है। फटाफट कमेंट करो। क्या उसकी ब्रेन डेथ हो गई? क्या उसका स्ट्रोक प्रोग्रेशन हो गया या बहुत ज़्यादा बढ़ गया? क्या आप उसको हाइपोग्लाइसेमिक मिमिक मिमिक स्ट्रोक बोलेंगे या आपको मेनिंजाइटिस बोलेंगे? जल्दी-जल्दी कमेंट करके वो पहले सबसे पहले तो आपको ऑप्शन उड़ाना सीखो। देखो, ऑप्शन उड़ाने का मतलब ब्रेन डेथ अभी नहीं हुई उसकी और मेनिंजाइटिस नहीं है। अपने पास 2 ऑप्शन बचे, स्ट्रोक प्रोग्रेस हुई। हाँ भाई, स्ट्रोक प्रोग्रेस तो हो रही है। लेकिन अपन ब्लड ग्लूकोज़ में ऐसा कोई स्ट्रोक प्रोग्रेशन का कोई मतलब ही नहीं। ब्लड ग्लूकोज़ आ गया मतलब अपने को सीधा ऑप्शन कहाँ जाना है, हाइपोग्लाइसीमिया। ये 42 क्या है, ब्लड शुगर अगर तो वो क्या है, ब्लड शुगर डाउन जा रही है तो अपने कहाँ आ गए, हाइपोग्लाइसीमिया। मिमिकिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ की कॉपी करना, नकल करना, मतलब वैसा। जैसे मान लो एक आदमी है, वो जैसे मान लो कोई आदमी किसी एक्टर की आवाज़ निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिमिकिंग एक्टिंग बोलते हैं ना, कि अभी मिमिक्री कर रहा है, वो बंदा अच्छे से उसकी मिमिक्री कर लेता है। जैसे कोई क्लास में टीचर की मिमिक्री कर रहा है, किसी के जैसे ही मान लो कोई एक्टिंग कर रहा है तो उसकी वैसी एक्टिंग कर रहा है। जैसे मान लो कोई हीरो है, जहाँ उस हीरो की अपन वो आवाज़ है वैसी आवाज़ निकालना, वो क्या कहलाते हैं, मिमिक्रिंग। और ये भी क्या है, इसको समझने का तरीका यही है भई। ये तरीका ये है कि मतलब उसको क्या है तो हाइपोग्लाइसीमिया, है तो हाइपोग्लाइसीमिया, पर जो साइन एंड सिम्पटम कैसा शो कर रहा है, सीवीए वाला। ये बीमारी ये बोल रही है ही। याद आ गया आपको? मतलब उसको 42 जो एमजीडीएल हाइपोग्लाइसीमिया तो है ही है। साथ-साथ में इस हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से उसको क्या हुआ, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ, ठीक है? और अपन उसको क्या मान लेते हैं, स्ट्रोक मान लेते हैं। तो वो स्ट्रोक नहीं हो गया, क्या कहलाता है, एचएमएस बोलता है उसको, एचएमएस, या कह सकते हो हाइपोग्लाइसीमिया मिमिकिंग स्ट्रोक। मतलब है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया, पर वो सिम्पटम कैसा है या नकल कैसी कर रही है, स्ट्रोक जैसे सिम्पटम दिखाता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर होगा? ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद करना भाई। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, 10 नंबर पे क्वेश्चन है अपना। एक पेशेंट है, एक मरीज है, विथ राइट साइड, ये क्या होता है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। कौन सी? राइट। कौन सी है भाई? राइट साइड की। जैसे मान लो ये ब्रेन है, उस ब्रेन में जैसे ये राइट और ये लेफ्ट हो गया, तो राइट साइड की जो मिडल होती है बीच वाली, उस आर्टरी में क्या हुआ है, राइट साइड की जो मिडल, राइट, याद रखो, देखो, राइट मिडल सेरिब्री सेरिब्रल आर्टरी, इसमें क्या हुआ, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हुआ, या कह सकते हो स्ट्रोक हुआ। तो उसको क्या सिम्पटम आएंगे, या क्या बॉडी का एरिया, कौन सा एरिया इफेक्ट होगा, ये अपनों को क्वेश्चन पूछ रहा है। इजी भाषा में मैं आपको इजी से बताया कि मरीज है, उस मरीज की जब सीटी स्कैन करी, तो सीटी स्कैन में क्या था, उसका जो राइट मिडल सेरिब्रल आर्टरी है वो क्या आगे डैमेज हुई है, वहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है। तो उस आदमी में सिम्टम किधर वाले होंगे, ये आपको पूछा गया भाई। जल्दी बताओ। देखो, अभी मैंने जब स्टार्टिंग में चीज़ बताई थी ना आपको, ब्रेन को राइट और लेफ्ट दो भागों में बांटते हैं अपन। अगर राइट साइड का एरिया ब्रेन क्या अफेक्ट होता है, तो हमेशा लेफ्ट साइड की बॉडी है वो इफेक्ट होगी। क्योंकि जो अपना ब्रेन होता है ना, जो अंदर कार्पस कैलोसम जिसको अपन बोलते हैं, सेरिब्रम, ये जो एरिया होता है वो ऐसा ऐसा सिस्टम है इसमें। अगर राइट साइड में कोई दिक्कत हुई तो लेफ्ट साइड वाली बॉडी डैमेज होगी, और लेफ्ट साइड में हुआ तो राइट साइड वाली बॉडी में साइन एंड सिम्टम दिखेंगे। ये हमेशा याद रखो आप, मोस्ट कॉमन। तो यहाँ अपने को क्वेश्चन कौन सा में हो रहा है, राइट में हो रहा है, तो लेफ्ट वाला ऑटोमेटिक अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ऑटोमेटिक कट जाएंगे।
क्लियर? हेमीप्लेजिया का मतलब उसको लकवा हो गया है, या आप कह सकते हो उसको पैरालिसिस हो गया। क्या हो गया? हमेशा ध्यान रखो कि ब्रेन का जो राइट साइड के एरिया में अगर कुछ ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक होता है, तो उसमें लकवा कौन-सी साइड में होगा? लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में कुछ प्रॉब्लम आई तो लकवा कौन-सी तरफ होगा? राइट साइड में। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? राइट आंसर इसमें क्या है? बी। नेक्स्ट एक एक नर्स है, ए नर्स पोजीशन एन एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट विथ हेड एलिवेट 30 डिग्री। मतलब एक पेशेंट है भई, यहाँ अपन उसको अच्छे से समझें। एक मरीज़ है, तो क्या है? स्ट्रोक है। एक नर्सिंग ऑफिसर उसको क्या कर रही है? बेड पे जब उसको लेटा रही है, तो बेड कितना एलिवेट कर रही है? 30 डिग्री पे एलिवेट कर रही है। आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका पर्पस क्या है? उसको आपने 30 डिग्री क्यों करा स्ट्रोक के पेशेंट में, या इसका मेन करने का रीज़न क्या है? वो सवाल पूछा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? हमेशा कभी भी ध्यान रखो, आपको एमसीक्यू जब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आता ना, तो उसका जल्दबाजी में कभी भी उत्तर मत दो। और एमसीक्यू सोल्व करने का तरीका यही है कि उसको बिल्कुल शॉर्ट भाषा में लिख लो भाई। स्ट्रोक है साहब, नर्सिंग ऑफिसर है और उसको बेड में क्या कर रही है? 30 डिग्री उसका हेड है, वो जैसे मान लो ये बेड पे पेशेंट लेटा हुआ है, बेड पेशेंट लेटा हुआ है, तो उसका जो हेड एरिया वाला है, हेड वाला जो पार्ट होता है बेड का, वो क्या करती है? एलिवेट करती है, मतलब थोड़ा सा ऊंचा कर देती है। और ये वाला लेग वाला एरिया है, उस कंडीशन में 30 डिग्री करने का रीज़न क्या है, क्यों करते हैं, वो आपको सवाल पूछा। जल्दी कमेंट करो। क्या करता है? इम्प्रूव डाइजेशन के लिए कर रहा है क्या भाई? उसका डाइजेशन अच्छा हो। रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी को कम करने के लिए कर रहा है क्या? सेकंड क्वेश्चन। तीसरा है प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, क्या उसको कब्जी से बचाने के लिए कर रही है? या इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्या उसका बीपी बढ़ाने के लिए कर रही है क्या? तो आपको क्या करना, हमेशा एक मेथड यूज़ करो जो मैं बता रहा हूँ, हमेशा एक ही मेथड यूज़ करो। सबसे पहले 4 ऑप्शन में से 1 या 2 ऑप्शन बिल्कुल थर्ड क्लास होंगे जिनको अपन को काटना है, मतलब उसका कुछ क्वेश्चन से लेना-देना ही नहीं। तो अपने पास सबसे पहला, मरीज़ का बीपी कभी नहीं बढ़ाएगी नर्स, अपना काम है उसका बीपी कम करना। नर्सिंग अगर बीपी बढ़ा रही है तो वो नर्स कोई नर्स कहलाने के लायक ही नहीं है भई, ठीक है? सबसे पहला अपन उसको क्या करना, उसका हाइपरटेंशन तो कम करना हमारा फर्स्ट टारगेट है, तभी तो उसको स्ट्रोक के बचा लेंगे। तो बीपी बढ़ाएगी क्या? नहीं साहब, पहला ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत। तीसरा भई उसका डाइजेशन बढ़ाएगी क्या? क्या 30 डिग्री करने से डाइजेशन बढ़ेगा? नहीं, ऑप्शन ए गलत। प्रिवेंट, क्या उसको कब्जे से बचाएगी? नहीं। 3 ऑप्शन अपने गलत हो गए, राइट आंसर अपने पास यही बचा। क्यों दे रहे हैं? देखो ये 30 डिग्री करने से क्या होता है, जो ब्रेन पे जो प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आईसीपी बढ़ा हुआ है, वो आईसीपी क्या कर देगा? धीरे-धीरे कम हो जाएगा जब उसका हेड एलिवेट कर देंगे। साथ-साथ में उसको ऐसे लेटा के रखने से जो जो कुछ भी खाना-पीना कर रहा है, जो फ्लूइड हो रहा है, वो क्या नहीं कर पाएगा? एस्पायरेट नहीं कर पाएगा। या आप कह सकते हो वो फ्लूइड कहाँ नहीं जाएगा? लंग्स में नहीं जाएगा, फेफड़ों में नहीं जाएगा। जैसे ही वो पानी पीता है, तो उसको खाँसी-वाँसी आएगी, तो अगर वो ऐसा थोड़ा ऊँचा लेटा हुआ है, तो उसको क्या है, जो एपिग्लोटिस ऑटोमेटिक क्या हो गया? ऐसा बंद हो गया, जिसकी वजह से साँस में जो फेफड़ों में जाने और फ्लूइड है, वो नहीं जाके कहाँ जाएगा? इसोफेगस में जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर समझ में होगा? 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर पे आता है, एक पेशेंट है, जिसको क्या दे रहे भई, मरीज है जिसको क्या कर रहा है, वो दवाई ले रहा है, कौन-सी? एल्टीप्लेज, और बिगिन्स ब्लीडिंग फ्रॉम द आईवी साइड। मतलब ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? थ्रोम्बोलाइटिक, थ्रोम्बोलाइटिक। ये कह सकते हो रक्त का थक्का जो जमा उसको गलाने में काम करता है, साथ-साथ में ब्लड को क्या करता है? थिनर। ये क्या है? ब्लड थिनर भी है। की वजह से ब्लड क्या हो गया? पतला हो गया, और इसकी वजह से क्या हो गई भी, उसको ब्लीडिंग हो गई। एक तो कहाँ ब्लीडिंग हो रही है? जहाँ से उसको आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, जैसे उस हाथ में मान लो उसके आईवी या कैनुला लगा हुआ है, उस आईवी कैनुला की, जो आईवी कैनुला लगा हुआ है, उस कैनुला की साइड पे क्या हो रही है? उसको ब्लीडिंग हो रही है, जहाँ से आईवी कैनुला लगा वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। एक उसको ब्लीडिंग कहाँ हो रही है? जो दांतों के पीछे जो मसूड़े होते हैं, जिसमें दांत लगे, उस मसूड़ों में, गम्स में भी क्या हो रही है? उसको ब्लीडिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो ये ब्लड होता है, वो ब्लड क्या हो गया? बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो गया? थिन हो गया, पतला हो गया। जिसकी वजह से बॉडी के अलग-अलग पार्ट से क्या होने लग गई? ब्लीडिंग होने लग गई। अब मैंने एक चीज़ बोली, कभी भी बॉडी में कोई भी अबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, कुछ भी ऐसा खराब इफ़ेक्ट होता है, साइड एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, या कोई कोई भी नुकसान होता है, अपने बॉडी में लगता है कि नुकसान होने वाला है, तो उस चीज़ को क्या करना है भई? रोकना है। स्मोकिंग से कैंसर, जैसे मान लो धूम्रपान करने से क्या है, कैंसर होता है, बताते हैं उसमें क्या रखता है? गुटखा-वुटखा खाने से अपन उसको रोकेंगे तो ही बच पाएँगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहला काम हमेशा कर देना, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, तो रिएक्शन हो गई तो हाथों-हाथ अपन पहला ये क्या होता है? स्टॉप करना होता है। क्योंकि अपने पास यही हाथ में है, वहाँ एज़ ए नर्सिंग ऑफिसर आप मरीज़ के पास में हो, तो सबसे पहले जो आईवी सेट होता है ना, उसके ऊपर जो
रोलर लगा रहता है उसको नीचे कर दो भाई, सबसे पहला काम यही है। एज ए नर्सिंग, बाद में जो होगा देखा जाएगा, डॉक्टर आएगा तब तक। ताकि ये चीज़ करने का फ़ायदा क्या है कि जो कोई चीज़ नुकसान कर रही है आईवी साइड में, वो और ज़्यादा नुकसान नहीं करे, एटलीस्ट अपन वहाँ तक एरिया में तो रोक सकते हैं ना। एज ए नर्सिंग ये तो अपने हाथ में है। मतलब अपने को प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए भाई, रोक दिया, जैसे पेशाब पेशाब करने पेशेंट जा रहा है तो भी अपन उसको आईवी कैनुला निकाल के बंद करते ही है ना। तो अपन उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करना है भाई, स्टॉप करना। तो हमेशा ध्यान रखो, ऐसा कोई भी चीज़ दिखे तो आपको सबसे पहले तो स्टॉप वाला ऑप्शन राइट कर देना है, बिना देखे। क्या उसको कंटिन्यू चलने देना है विदाउट कंसर्न? भाई किसी की ब्लीडिंग हो रही है, एक आप ब्लीडिंग होते देने होंगे, चलते रहोगे, आईवी भी चलने दो, कुछ नहीं। कोई मरीज है जिसकी आईवी बोतल लगी हुई है, आपने मान लो हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग काम कर रहे हो, एएनएस लगी है, उसको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे? क्या चलती रहने देंगे? नहीं, स्टॉप। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी दवाई ऐसी चल रही है तो मरीज को क्या करना है, स्टॉप करना। अब आता है अप्लाई हीट पैक्स। अब क्या हो रहा है भाई, हीट पैक का मतलब होता है गर्म, हीट का मतलब गर्म, और जिसको अपन बोलते हैं हॉट एप्लीकेशन। और पहले से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को और बढ़ा देगा, तो हॉट एप्लीकेशन भी नहीं देना। हमेशा ब्लीडिंग अगर कहीं होती है तो उसमें कोल्ड एप्लीकेशन दिया जाता है, जिससे रक्त क्या हो जाता है, वेसो जो अपन बोल सकते हैं, कोल्ड की वजह से वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, और रक्त क्या होगा, धीरे धीरे गाढ़ा होने लग जाएगा, जमने लगेगा, तो उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो अपने पास ये भी नहीं करना है। नेक्स्ट है स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड इन्फॉर्म डॉक्टर इमीडिएटली। ये जो अपना, और उसको एस्पिरिन एस्पिरिन देंगे क्या, ये और पागलों जैसा ऑप्शन है भाई ये। पहले से उसको ब्लीडिंग है, और एस्पिरिन क्या करता है, फिर से वो रक्त का थक्का जमने नहीं देता है, और उसको ब्लीडिंग हो जाएगी तो क्या नहीं देंगे, एस्पिरिन नहीं देंगे। राइट आंसर अपना क्या है, सी। सबसे पहला काम होता है रोकना, और रोकने के तुरंत बाद अपना जो नेक्स्ट काम होता है वो डॉक्टर को फ़ोन लगाना, या डॉक्टर को आवाज़ लगाना, भाई जल्दी आ जाओ तुम, तुम्हारा काम अब चालू, हमने जो करना था कर दिया। नेक्स्ट है 13 नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक पेशेंट है, कौन सा पेशेंट है भाई, स्ट्रोक का, और उसको क्या कर रहा है, लेफ्ट साइडेड नेग्लेक्ट एंड रिपीटेडली इग्नोर ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, विच सेरिब्रल आर्टरी मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व। देखो कहीं मत जाओ, सबसे पहले स्ट्रोक कौन सा है, लेफ्ट साइड का। और अपना अपना जो, यहाँ पे आ जाओ, अपना जो पढ़ाया था हमने, लेफ्ट साइड का ब्रेन, राइट साइड का ब्रेन, क्या कह सकते हो, राइट साइड वाला जब ब्रेन अफेक्ट होता है तो लेफ्ट की बॉडी पैरालाइज, लेफ्ट का होता है तो राइट की। अपने को पूछा कौन सा है, लेफ्ट, और अपन चले जाओ राइट, बस ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। मिडल सेरेब्रल आर्टरी कौन सी हुई भाई, राइट साइड में। इंटीरियर पोस्टीरियर का कोई यहाँ लेना देना नहीं है, यहाँ पे अपने को बॉडी का जो एरिया मोस्ट राइट वाला है तो लेफ्ट, लेफ्ट वाला है तो राइट। क्योंकि मोस्ट कॉमन जो आर्टरी होती है राइट, और जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी होती है ना, ये राइट में, वही सबसे ज़्यादा इसमें स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ गया 14 नंबर पर, एक पेशेंट सडनली डेवलप सीवियर हेडेक, डिस्क्राइब ए द वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ विथ विथ नेक स्टिफनेस। उसकी क्या है, नेक भी स्टिफ भी हो गई है, नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी भाई, बताओ। देखो क्वेश्चन को अपन अच्छे से छोटे भागों में तोड़ते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट का ही का है भाई, स्ट्रोक का, तो साथ में उसको क्या है, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला सर दर्द कर रहा है। जिस और एक वो पेशेंट क्या बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में सबसे पहले मेरे लाइफ में ऐसा कभी दर्द हुआ ही नहीं। जैसे नॉर्मल अपन पेशेंट हॉस्पिटल में अपने को बोलता है ना ये चीज़, मतलब फर्स्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है उसका कि लाइफ में ऐसा वर्स्ट हेडेक ऑफ माइंड, मतलब सबसे खराब जो सर दर्द है वो उसके साथ हो रहा है। और उसकी नेक क्या हो रही है भाई, स्टिफनेस हो गया। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या सस्पेक्ट करोगे, ये आपको सवाल पूछा है, जल्दी कमेंट करो। क्या उसको माइग्रेन हो रहा है, हाँ माइग्रेन सर दर्द है, पर ऐसा तो नहीं है कि भाई उसके साथ साथ उसकी नेक स्टिफनेस भी हो रही है, या उसको ज़िंदगी में ऐसा कहीं दर्द, माइग्रेन का दर्द रोज़ होता है माइग्रेन वाले को तो। नेक्स्ट है ब्रेन एब्सेस हुआ उसको, या सब एरेकनॉइड हेमरेज हुआ, या टेंशन हेडेक हुआ। जल्दी कमेंट करके बताओ। ये 14 नंबर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एम्स में ये तैयारी कर रहे हो ना, तो ये मान के चलो कि ये आज वाले 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है एम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए। माइग्रेन हो सकता है या नहीं, कि माइग्रेन क्या है, रिपीटेड दर्द, डेली होने वाला जो पेन है, ऐसा तो कहीं नहीं कि लाइफ में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। नेक्स्ट है ब्रेन एब्सेस। ब्रेन एब्सेस का मतलब होता है जो सेरिब्रल जो होता है एरिया, उसमें क्या हो जाती है, एब्सेस हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। क्लियर, ये अपना इसमें नहीं है। इंसेफेलाइटिस जिसको अपन आगे जाके बोल पढ़ सकते हो, या कुछ नॉर्मल अपनी भाषा में बोल सको, वे ब्रेन का इन्फेक्शन होगा टिश्यू का, तो वहाँ पे क्या हो गई, रस सी भर गई, अपनी भाषा में पस फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है अपना है कि अब अपने पास ऑप्शन बचे दो, सब एरेकनॉइड हेमरेज और टेंशन हेडेक। सब एरेकनॉइड हेमरेज हो रहा है या टेंशन। देखो टेंशन हेडेक तो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, प्रेशर हुआ,
या कोई लगी चोट, इस कंडीशन में जो टेंशन हेडेक होता है। और अब या आप कह सकते हो जब आईसीपी बढ़ जाता है तो भी उसको क्या हो सकता है, टेंशन हेडेक। अपने पास जो राइट आंसर है वो क्या है, हेमरेज। अंदर कहीं ना कहीं क्या हुआ है, हो सकता है उस आदमी की बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी हो, और बीपी बढ़ने की वजह से कोई पर्टिकुलर ब्रेन की नस है वो क्या हो गई भाई, फट गई हो। और फटने की वजह से उस एरिया में क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गई। एरिया में ब्लीडिंग हो गई, इसकी वजह से क्या होता है, जो कैरोटिड आर्टरी है यहाँ पे नसों में कहाँ होती है, स्टिफनेस का मतलब कैरोटिड आर्टरी कहाँ है, नस के दोनों तरफ है। तो कैरोटिड आर्टरी में क्या हो गई, कह सकते हो वहाँ पे उसको ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उसकी जो गर्दन एकदम अकड़ी हुई हो जाती है, तो अपन बोलते हैं उसको नेक स्टिफनेस। राइट आंसर इसमें जो अपना होने वाला है वो है सी भाई। तो नेक्स्ट अपना सवाल लेते हैं 15 नंबर पर। नर्स इज एजुकेटिंग ए पेशेंट डिस्चार्ज आफ्टर स्टेमिक स्ट्रोक। मतलब ये क्वेश्चन हमेशा नोट सेट एम्स में किसी ना किसी जो हेल्थ एजुकेशन पे सवाल आता है भाई। कोई भी बीमारी दे देगा, और बीमारी का आपने किसी मरीज को क्या है, हेल्थ एजुकेशन दी, और हेल्थ एजुकेशन नर्सिंग ऑफिसर ने दी। उस हेल्थ एजुकेशन से मरीज को क्या समझ में आया, मरीज की अंडरस्टैंडिंग पूछते हैं। ये सवाल बहुत बार आते हैं, तो इसको अपन अच्छे से क्लियर करना है, ताकि अगर कोई भी बीमारी से रिलेटेड भी पूछे तो आप इजीली आप जवाब दे सकते हो। और नोट सेट एम्स में ऐसा सवाल आना 100% कन्फर्म आएगा। ये नहीं तो कोई दूसरी बीमारी दे देगा, पर आएगा ज़रूर। अब देखो एक नर्स क्या कर रही है, एजुकेशन दे रही है, एक पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे रही है। कब दे रही है, मोस्टली ये हमेशा कब दी जाती है, मरीज़ की छुट्टी हो जाती है डिस्चार्ज के टाइम, या कोई प्रोसीजर करते टाइम, ठीक है। आफ्टर इस्चेमिक स्ट्रोक, उसको कौन-सा भाई स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन है। और ब्रेन की जो सेरिब्रल वेस्कुलर जो है आर्टरी, उसमें क्या हुआ, रक्त का थक्का जमा, और रक्त का थक्का जमाने की वजह से वहाँ का टिश्यू प्रॉपर मात्रा में क्या हो गया, हाइपोक्सिया हो गया। और हाइपोक्सिया की वजह से वहाँ का टिश्यू एरिया क्या हो गया, डैमेज हो गया, जिसको अपन बोलते हैं इस्कीमिया। और ये वाला जो स्ट्रोक होता है उसको बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। यहाँ तक सबके क्लियर है? चलो, अब आपको इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में आपको मरीज को क्या देना है, एजुकेशन देना है, अभी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि इस्चेमिक स्ट्रोक इसकी वजह से होता है, हाइपरटेंशन वगैरह हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, पर्टिकुलर नस है वो डैमेज हो गई, फट गई, तो वहाँ का धक्का जम गया, तो फिर क्लोट आ गया, या कुछ ऐसी चीज़ बन गई। ऐसे कौन-सा इसमें जो मरीज़ ऐसी कौन-सी लाइन बोलेगा जिसका अपन पता लगा लें, हाँ भाई अपन ने उसको जो समझ आया ना वो अच्छे तरह से समझ में आया है। पहला क्वेश्चन है, आई विल स्टॉप माय मेडिसिन व्हेन आई फील बेटर। मतलब जब मैं अच्छा महसूस करने लग जाऊँगा तो मैं मेरी दवाइयाँ बंद कर दूँगा। ये क्या, इसका मतलब आपने हेल्थ एजुकेशन क्या नहीं दी भई? सही नहीं दी। ये पेशेंट, ये तो गलत है भई। नेक्स्ट है, आई विल कंट्रोल माय ब्लड प्रेशर एंड टेक मेडिसिन रेगुलर। मतलब मैं सही समय पे क्या लूँगा, दवाई लूँगा। नेक्स्ट है, स्मोकिंग डज़ नॉट अफेक्ट स्ट्रोक रिकरेंस। मतलब वो मरीज़ अपने को ज्ञान दे रहा है कि भई मैं तो स्मोकिंग करूँगा, क्योंकि स्मोकिंग से क्या नहीं हो रहा है, स्ट्रोक नहीं हो रहा है। तो ये भी क्या है, गलत। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड परमानेंटली। मतलब वो अपने को बोल रहा है कि मेरे को एक बार क्या हो गया, सीवीए हो गया, अब मैं ज़िंदगी में कभी भी क्या नहीं करूँगा, एक्सरसाइज नहीं करूँगा। ये भी क्या है, गलत है। तो अपना ये कथन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। मतलब मरीज़ को पता है कि मेरे को हाइपरटेंशन की दवाई टाइम पे लेनी है। अगर वो टाइम पे लूँगा तो बीपी उसकी क्या रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। और बीपी कंट्रोल में रहेगी, ब्लड प्रेशर कम रहेगा, तो इसको आगे फर्दर आगे जाके स्ट्रोक होने के चांसेस भी कम हो जाएँगे। तो ये हेल्थ एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन आती है। चलो अब फटाक से रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट का, क्या-क्या है अपने को मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या-क्या है आज के टॉपिक के स्ट्रोक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट अपन लेके आ गए। पहला तो क्या है, पहला क्या है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमेशा याद रखना है, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। ये यहाँ पे मिलियन डॉलर क्वेश्चन बन गया अपना। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन स्ट्रोक कौन सा है भाई, इस्चेमिक स्ट्रोक। ये एक और एमसीक्यू हमेशा याद रखना है। थर्ड नंबर पे आ रहा है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब आप। मोस्ट कॉमन आर्टरी अफेक्टेड कौन सी आर्टरी होती है भाई, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एमसीए। या तो राइट की होगी या लेफ्ट की होगी। नेक्स्ट है, गोल्डन विंडो क्या है और आईवी एल्टीपेज। यहाँ पे एक एमसीक्यू है भाई, मान के चलो कि नोट सेट प्री और मेंस में ये छपने वाला है सवाल। 4.5 घंटे से पहले पहले उसको दवाई देनी है। फास्ट का फुल फॉर्म फेस आर्म स्पीच टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, और इसकी वजह से स्ट्रोक सबसे ज़्यादा होता है, हेमरेज वाला। और इसको अपन सबसे ज़्यादा मॉडिफाइबल का मतलब है कि बीपी ऐसी चीज़ है जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बिफोर ओरल फीडिंग उसको कौन सा टेस्ट करते हैं, सेलो। फैलोइंग जो टेस्ट होता है उसका जो अपन गेग रेस्पेक्ट अपनी भाषा में गेग गेग भी बोल सकते हैं, वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, असेसमेंट करेंगे उसका। नेक्स्ट है, प्रायोरिटी इन एक्यूट स्ट्रोक क्या है,
अगर किसी आदमी को सडन स्ट्रोक हुआ था उसमें एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपने को क्या प्रायोरिटी रखनी है, हमेशा एयरवे फर्स्ट रखना है, ब्रीथिंग और फिर सर्कुलेशन रखना है। क्लियर? यहाँ तक आशा करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट लगे, ऐसा कोई भी डाउट लगे तो आप उसको कमेंट करके या हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल जिसके लिंक हमने इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन इस चैनल में दे रखे हैं। यूट्यूब का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आप एक बार सब्सक्राइब करो। कम से कम अपने दोस्त 10 फ्रेंडों को ज़रूर भेजो ताकि हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का वो नोट सेट होने से पहले भी करवाना। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम इन सब के लिंक हम इस ग्रुप में दे देंगे। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो जाएगी और आगे भी आपका साथ बना रहे। मैं मेडविजन अकेडमी में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।